हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज के क्लास में देखेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ को। मुझे लगता है आपके सिलेबस में जितने सारे राइटर्स को पढ़ने हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे विलियम वर्ड्सवर्थ ही लगते हैं, क्योंकि इनको लोग क्या करते हैं अपने अपने बुक से बहुत ही शॉर्ट में पढ़ करके निकल जाते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इनके बारे में हम विस्तार से देखने वाले हैं। 2 पार्ट में वीडियो को मैं बनाने वाला हूँ, क्योंकि इनका जो नोट्स है यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ के बेसिस पर जो नोट्स मैंने बना रखा है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा है ना, इसलिए इसको 2 पार्ट में हम देखने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में इनकी बायोग्राफी को देखेंगे और इनके वर्क्स को देखेंगे। वर्क्स को भी हम क्या करेंगे, ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे और इनसे रिलेटेड 12 ऐसे ईयर्स हैं जिसको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो ईयर्स को भी मैं कैसे याद करवाता हूँ आपको पता ही है ना, कोड के माध्यम से। तो इसी वीडियो के लास्ट में मैं उसको भी ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवाने वाला हूँ। सेकेंड पार्ट में देखेंगे इन दोनों पोएम्स को, यानी टिंटन एबे और इनके जो सोनेट है द वर्ल्ड इज़ टू मच विथ अस, इसको भी देखने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही आसान शब्दों में आप समझ पाओगे और बहुत इजी है। ये दोनों पोएम को कवर करना बहुत ज़्यादा इजी है। बस फ़र्क ये होता है कि आप किन चीज़ों को ज़्यादा प्रैक्टिस की हो, मतलब इनके बेस्ट पर, ये दोनों पोएम के बेस्ट पर आप कितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किए हो, ठीक है। और ये जो 12 जो ईयर्स है ना यहाँ पे, इसको भी मैं ट्रिक के माध्यम से याद करवाऊंगा और इसके लिए सेपरेट टेस्ट बना दूंगा, ताकि आप वो जो सेपरेट टेस्ट है ईयर्स के बेस्ट पर उसको आप 4-5 बार लगा लो तो मुझे नहीं लगता कभी जीवन में कभी भूलोगे, ठीक है। तो अगर आपको प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना है, पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो इस बैच को ज्वाइन करने की कोशिश करना और मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना, मैं आपको बता दूंगा ज्वाइन करना कैसे है। मतलब जो चीज़ आप वर्षों से याद नहीं कर पा रहे ना, उसको मैं कुछ मंथ्स में ही याद करवा दूंगा। बस इस प्रैक्टिस बैच को आपको ज्वाइन करना होगा। देखते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के ऊपर कितने सारे पॉइंट्स हैं। इनके जन्म से लेकर के मृत्यु तक के काल को देखेंगे, यानी कि 1770 में इनका जन्म हुआ और मृत्यु 1850 में, तो सब कुछ देखने वाले हैं। बायोग्राफी से स्टार्ट करते हैं। इनका जन्म हुआ था 7 अप्रैल 1770 को। अब ये वाला पोर्शन अक्सर पूछा नहीं जाता, बस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको याद रखना, ठीक है। प्लेस ऑफ बर्थ इनका क्या है, कॉकरमाउथ, कम्बरलैंड, यूके, तो इसको भी ध्यान में रखने की कोशिश करना। डेथ इनकी हुई थी 23 अप्रैल 1850 को, इस चीज़ को भी ध्यान रखोगे। प्लोरेसी नामक बीमारी से इनकी मृत्यु हो जाती है 80 वर्ष की आयु में, और इनको बरी किया गया है आपके ग्रासमेयर चर्च आर्ड में, ठीक है। तो ग्रासमेयर चर्च आर्ड भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखने की कोशिश करना। बात करते हैं इनके फादर के ऊपर, जॉन वर्ड्सवर्थ इनका नाम है, अटॉर्नी एट लॉ थे, यानी कि ये पेशे से वकील थे। इनकी माता का नाम है एनी वर्ड्सवर्थ, जो नी कुक्सन, यहाँ पर नी कुक्सन कहने का मतलब है कि ये कुक्सन परिवार से बिलोंग करती थी। इनकी पत्नी का नाम मैरी हचिंसन, ठीक है, तो मैरी हचिंसन को आप ध्यान रखोगे। अच्छा, यहाँ पर इनके वाइफ के नाम भी आपको याद रखने हैं, सिस्टर के नाम भी और फ्रेंड के नाम भी। ये यूं ही नहीं दे दिया जाता आपको पढ़ने के लिए, है ना। सबके सिस्टर का नाम तो आप याद नहीं कर रहे, सारे राइटर्स के फ्रेंड का नाम तो आप याद नहीं करते, लेकिन आपको इसलिए ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखने होते हैं क्योंकि इसका एक विशेष महत्व है। आप इनके जब पोएम को पढ़ोगे तो पता चलेगा कि इनकी सिस्टर का कितना ज़्यादा इनके लाइफ में रोल रहा है, ठीक है। और इनके जो फ्रेंड हैं कॉलरिज, इनके विषय में भी हम पहले देख चुके हैं ना, तो इनका भी काफ़ी ज़्यादा महत्व है। और ये दोनों मिल करके पोएम्स लिखे हैं, मैं बताऊंगा आगे चल करके कि कौन से पोएम्स को किस तरीके से किस ईयर में लिखे हैं, सबको याद करेंगे। तो इनकी वाइफ का जो नाम है ये है आपका मैरी हचिंसन। इनकी जो सिस्टर हैं इनका नाम है डोरोथी वर्ड्सवर्थ, है ना। ही इज़ लाइफ लॉन्ग कंपेनियन एंड इंस्पिरेशन, यानी कि जीवन भर की साथी और प्रेरणा बनी थी इनकी सिस्टर। कैसे बनी थी देखेंगे इनके डिटेल में, मतलब पोएम में। फिर इनके फ्रेंड का नाम है एसटी, यानी कि सैमुअल टेलर कॉलरिज, है ना, को फाउंडर ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट। समझेंगे आगे चल करके भी कि रोमांटिक मूवमेंट क्या है क्या नहीं है ना। तो यहाँ पर जरा बात करते हैं इनके फ्रेंड के विषय में थोड़ा सा। यहाँ पर है कि रोमांटिक जो आपका मूवमेंट हुआ था, आंदोलन हुआ था एक तरीके से पोएम के क्षेत्र में, तो इनके को फाउंडर थे कौन, इनके फ्रेंड सैमुअल टेलर कॉलरिज। फिर है कि ये पोएट लॉरिएट इनको घोषित किया गया, तो यहाँ पर समझेंगे कि ये है क्या आखिर। तो पोएट लॉरिएट इनको कब बनाया गया, 1843 में। मतलब एक तरीके से समझ लो कि जो दरबारी कवि होते थे ना, उसके तौर पर इनको एक मान्यता मिली और बहुत ही बड़ा पद का नाम है। तो पोएट लॉरिएट जो है, एक पद का नाम इनको मिला है 1843 में। ये सारे ईयर्स को भी हम याद करने वाले हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, एक टेक्निक जो होता है उससे, ठीक है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। बात करते हैं यहाँ पर क्या, अच्छा यहाँ पर देख लेते हैं कि पोएट लॉरिएट का क्या मतलब है।
क्या इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि ब्रिटेन में एक सरकारी कविता सम्मान जो दिया जाता था ना, उसको कहते हैं पोएट लॉरिएट, जिसको कह सकते हो कविता सम्मान एक तरीके से, ठीक है। तो खास करके जिसको भी ये पद मिलता था, है ना, वो क्या करते थे, राजा या फिर रानी के दरबार में आधिकारिक कवि कहलाते थे वो, समझ गए। आधिकारिक कवि कहने का क्या मतलब होता है, मतलब उनके राज दरबार में जाकर के पोएम्स को लिखना वगैरह, ठीक है। और इस पद पर जब भी नियुक्त जब होते थे कोई कोई कवि, है ना, तो वो क्या करते थे, राजनीतिक है या फिर सामाजिक अवसर पर कविताएं लिखते थे और प्रस्तुत करते थे राजा के या फिर रानी के समक्ष, ठीक है। तो इनको ये पद मिला था 1843 में, क्लियर। हालांकि ये स्टार्टिंग में अगर पोएट लॉरिएट की का जो पद है, इसको लेने से ये बिल्कुल ही मतलब मना कर दिए थे, एक तरीके से अनिच्छुक थे, लेकिन बाद में ये पद को ये ग्रहण कर लिए थे। तो आगे भी देखेंगे डिटेल में। लिटरेरी सिग्निफिकेंस कहने का मतलब है कि साहित्यिक इनका महत्व क्या है, वो उस चीज़ के बारे में। यहाँ पर क्या दे रखा है जरा देखिए, यहाँ दिया वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रोमांटिक पोएट्स इन इंग्लैंड, यानी कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, ये इंग्लैंड के महानतम जो रोमांटिक कवि रहे हैं उसमें से एक रहे हैं। फिर है एडवोकेटेड नेचर, सिंप्लिसिटी एंड इमोशंस इन पोएट्री। यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे वो प्रकृति के बारे में, है ना, और सिंप्लिसिटी मतलब कि पोएम को बहुत ही सरलता से लिखना इनकी एक खासियत रही है, और इमोशंस को भी अपने पोएट्री में बहुत ज़्यादा ये इंक्लूड किए हैं, समर्थन किए हैं, ठीक है। मतलब ये बिल्कुल ही जो बोलते हैं ना आर्टिफिशियलिटी, वो नहीं चाहते थे, बनावटी चीज़ नहीं चाहते थे, मतलब सच्चा हो, सादा हो और बिल्कुल ही सरल हो, सहज एक्सप्रेशन हो अपने पोएट्री में, इस चीज़ को ये एडवोकेट किए, यानी कि इसका समर्थन किए। को ऑथर्ड लिरिकल बैलेड्स, है ना, इसकी ही बात मैं कर रहा था, जो अपने फ्रेंड के साथ ये कॉलरिज के साथ मिल करके लिखे हैं लिरिकल बैलेड्स। कब लिखे थे, कब पब्लिश किए थे, 1798 में, इस ईयर को भी याद करने वाले हैं, ठीक है। तो इसी को देख लेना, लिरिकल बैलेड्स इनकी ही रचना है, ठीक है। तो यहाँ तक सही है। फिर यहाँ पर क्या बोला, विथ कॉलरिज मार्किंग द, एक सेकेंड, मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ रोमांटिसिज्म इन इंग्लैंड इंग्लिश पोएट्री। इसका मतलब है कि लिरिकल बैलेड्स को ये किसके साथ मिल करके 1798 में लिखे, कॉलरिज के साथ, है ना, टेलर कॉलरिज के साथ लिखे, और जिससे क्या होता है कि इंग्लिश पोएट्री में एक तरीके से रोमांटिसिज्म का एक शुरुआत हुआ, बिगिनिंग हुआ, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखोगे। फिर यहाँ पर क्या, बिलीव्ड दैट पोएट्री शुड बी द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। इनका डेफिनेशन है एक तरीके से, ये डेफिनेशन कई बार पूछ सकता है आपसे कि बताओ जो पोएट्री का डेफिनेशन है ये किसके हिसाब से ये वाला डेफिनेशन है, तो आपको लगाना होगा टिक सीधा विलियम वर्ड्सवर्थ के ऊपर। इसका मतलब क्या है, द स्पॉन्टेनियस का मतलब मैं पहले भी जिक्र किया हूँ, है ना। तो स्पॉन्टेनियस का मतलब जो स्वतः अपने आप जो निकल जाए, है ना, और ओवरफ्लो का मतलब तो आप समझ ही रहे हो कि एकदम सीधा दिल से अगर कोई बात निकल जाती है उसको। पावरफुल फीलिंग्स का मतलब आप समझ रहे हो क्या है, इसका मतलब शक्तिशाली जो फीलिंग्स होते हैं उसके बारे में। रिकलेक्टेड का मतलब याद करना, स्मरण करना, है ना। ट्रैंक्विलिटी का मतलब हो जाता है आपका शांत, है ना, शांत मन में। तो क्या अर्थ निकला इसका, द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। इसका मतलब सिंपल सा है कि इनके हिसाब से, यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ के हिसाब से पोएट्री का जो डेफिनेशन है ये है कि कविता वही है जो दिल से स्वतः निकलती है और मन की शांति में उसे एक तरीके से एक्सप्रेशन मिलती है, और ये बहुत ही पावरफुल फीलिंग्स होती है, ठीक है। मतलब पावरफुल फीलिंग्स जो निकलती है दिल से स्वतः, है ना, स्वतः निकलती है, मतलब ऑटोमेटिक निकलती है, उसको कहा जाता है पोएट्री। यहाँ पर बात करते हैं इनके मेजर वर्क्स के विषय में। यहाँ है पोएम्स को पहले देखते हैं और सबको ट्रिक के माध्यम से भी याद करते चलेंगे, अभी साथ साथ में करेंगे, ईयर्स को लास्ट में देखेंगे, लेकिन अभी साथ में इस सारी चीज़ को देखने वाले हैं। यहाँ पर रिवर ड्यूडेन सॉनेट्स हैं ये भी, और एक्सलेसियास्टिकल सॉनेट्स हैं। जब सॉनेट में पढ़ा रहा था तब भी ये ट्रिक बताया था आपको, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि इनकी जितनी रचनाएं हैं उसको कैसे याद रखने वाले हैं, कौन से माध्यम से याद रखने वाले हैं। देखो, सबसे पहली बात, इनके नाम में है वर्ड, तो वर्ड का मतलब शब्द भी होता है, और अगर इसका प्लूरल ले लें वर्ड्स, तो वर्ड्स का मतलब प्रॉमिस होता है ना, प्रॉमिस होता है मतलब वादा होता है, तो इस चीज़ को आप जानते हो, है ना। ये सिंगुलर वर्ड है, इसका मतलब शब्द, और वर्ड्स है तो इसका मतलब प्रॉमिस, चाहे तो वादा। वर्थ है, वर्थ का मतलब होता है कीमत, मूल्य, या फिर आप कह सकते हो कि इसके लायक, है ना। वर्थ का मतलब होता है लायक, है ना, लायक होता है, मूल्य होता है। तो यही इन्हीं के वर्ड से हम पकड़ करके कैच करके क्या करेंगे, सारे ट्रिक को बनाएंगे और आपके दिमाग में बिठाने की कोशिश करेंगे। बात करते हैं यहाँ पर फर्स्ट पोएम दे रखा है, रिवर ड्यूडेन सॉनेट्स और एक्सलेसियास्टिकल। अब जरा देखो, ये एक्सलेसियास्टिकल जो वर्ड है इसका स्पेलिंग भी काफ़ी लंबा है ना, और ये शब्द भी बहुत ज़्यादा लंबा है। मतलब ये वर्ड जो है ना, वर्ड
ये एक्सलेसियास्टिकल का जो वर्ड है ये काफ़ी ज़्यादा भारी भरकम है। और मान लो कि आप अपने बचपन के दिन में हो अभी और इस वर्ड को आप याद नहीं कर पाते, तो याद करने के लिए आप कहाँ पर चले गए हो, रिवर के किनारे, एकदम प्रकृति के गोद में रिवर के किनारे हम चले गए ताकि ये वर्ड को हम याद रख पाएँ। ठीक है, तो याद रहेगा। ये मैं सोनेट पढ़ाने के टाइम में सेम ट्रिक आपको बताया था कि एक्सलेसियास्टिकल भारी भरकम सा एक वर्ड है जिसको याद करने के लिए हम कहाँ गए थे, रिवर के किनारे। तो रिवर ड्यूडेंट सोनेट्स और एक्सलेसियास्टिकल सोनेट्स जो हैं ये दोनों किसकी कृतियाँ हैं, किसकी रचनाएं हैं, तो विलियम वर्ड्सवर्थ के। तो वर्ड से आपको कैच करना है कि ये वाला वर्ड काफ़ी भारी भरकम है, जिसको याद करने के लिए हम रिवर के किनारे गए थे। ठीक है, फिर है प्रील्यूड। प्रील्यूड का मतलब आप जानते हो कि इसका मतलब होता है हाँ, जो भी कोई किताब लिखता है तो उसके पहले जब कोई प्रस्तावना लिखता है ना, और फिर भूमिका लिखता है, फर्स्ट वाले पेज में आप देखे होंगे, तो उसको प्रील्यूड कहते हैं। तो प्रील्यूड में हम अक्सर किस चीज़ से लिखते हैं, ऑब्वियस सी बात है वर्ड से भर भर के लिखते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा शब्द हम वहाँ पर मेंशन करते हैं, तो शब्द से ही लिखा जाता है प्रील्यूड को। तो इस तरीके से वर्ड से वर्ड्सवर्थ पर टिक लगा सकते हो। छोटा छोटा सा मैं आपको क्लू देने की कोशिश करूँगा, जब आप टेस्ट लगा लोगे ना तो ये चीज़ आपके काम आएंगे वहाँ पर, है ना, और आप परमानेंटली याद भी रख पाओगे। तो आपका टेस्ट का बहुत ज़्यादा महत्व हो जाता है यहाँ पर। यहाँ पर टू मिल्टन, इसको खुद से याद रख लो, है ना, कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे, तो वर्ड्सवर्थ, तो वर्ड्स है, वर्ड्स का मतलब होता है प्रॉमिस। तो ये मिल्टन को प्रॉमिस किए थे कि भैया हम तुमसे मिलेंगे, आप टेंशन मत लो, है ना, जरूर मिलेंगे, सपने में मिलेंगे, ऊपर जाके मिलेंगे, कहीं भी मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे। तो इनको प्रॉमिस किया गया, वर्ड्स दिया गया, प्रॉमिस किया गया, वर्ड्स दिया गया। तो कौन वर्ड्स दिया, विलियम वर्ड्सवर्थ, है ना, मिलने के लिए। तो मिल से मिल्टन है, और इस तरीके से आप ध्यान रख पाओगे। फिर यहाँ पर अपॉन वेस्टमिंस्टर एबे, यहाँ पर है वेस्टमिंस्टर, यहाँ पर है वेस्टमिंस्टर, ध्यान रखना। इससे याद रखेंगे वेस्ट यानी कि पश्चिम, मिनिस्टर यानी कि मिनिस्टर। तो पश्चिम के जो मिनिस्टर होते हैं, पश्चिम के जो मिनिस्टर होते हैं वो कैसे होते हैं, यानी कि अभी देख लो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो लीडर्स हैं, खास करके जैसे ट्रंप है ना, वो अपने वादा कभी निभाता है, कभी नहीं वादा निभाता, है ना, एकदम आज कहा कुछ कल कुछ कहा। तो वेस्ट के जितने सारे मिनिस्टर हैं वो अपने प्रॉमिस को निभाते ही नहीं, अपने वर्ड्स को निभाते ही नहीं, अपने प्रॉमिस को निभाते ही नहीं। कहाँ के लोग, वेस्ट के मिनिस्टर। तो वेस्ट के मिनिस्टर क्या नहीं निभाते, अपने वर्ड्स नहीं निभाते, अपने प्रॉमिस नहीं निभाते। ठीक है, तो वर्ड से आप विलियम वर्ड्सवर्थ ध्यान रख पाओगे। फिर है रेनबो, यहाँ पर है रेनबो, है ना। तो बस ऐसे देखो कि क्या है, जैसे कि छोटे छोटे आपके घर में बच्चे हैं, है ना, और आप अपने बच्चे से वर्ड्स दे रहे हो, यानी कि आप उनसे प्रॉमिस कर रहे हो। क्या कर रहे हो, वर्ड्स दे रहे हो, प्रॉमिस कर रहे हो, किस चीज़ के लिए, कि चलो हम तुम्हें रेनबो दिखाने के लिए ले जाएंगे ना। हालांकि रेनबो आपकी मर्जी से नहीं बनता, है ना, लेकिन फिर भी आप छोटे बच्चों को फुसलाने के लिए कह रहे हो कि अच्छा, उसको वर्ड्स दे रहे हो, वर्ड्स दे रहे हो यानी प्रॉमिस कर रहे हो, क्या दिखाने के लिए, कि चलो बाहर मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मतलब रोना तू बंद कर दे, मैं तुझे दिखाने के लिए ले चलूंगा, क्या, रेनबो। तो रेनबो दिखाने की प्रॉमिस करते हो आप अपने बच्चों से। ठीक है, तो इस तरीके से रेनबो को आप कैच कर सकोगे। फिर द वर्ल्ड इज़ टू मच विथ अस, है ना, मतलब दुनिया बहुत ही ज़्यादा हमारे साथ अति कर रही है, या फिर हम दुनिया के साथ बहुत ही ज़्यादा अति कर रहे हैं, है ना। तो ये जो दुनिया है वो रहने के वर्थ नहीं है, लायक नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से वर्थ से विलियम वर्ड्सवर्थ पर टिक लगा सकते हो। फिर बात करते हैं डैफोडिल्स। डैफोडिल्स जो है ना, डैफोडिल्स एक फ्लावर का नाम है, अगर आप बचपन में भी कभी पढ़े होगे इस तरीके की कविता को। तो डैफोडिल्स का मतलब होता है एक तरह का फ्लावर, फूल होता है। वो फूल को खरीदने के लिए ना आपको काफ़ी ज़्यादा कीमत चुकाना पड़ता है, क्योंकि रेयर फूल होता है ये, है ना। तो वर्ड्स नहीं, वर्थ यहाँ पर देखेंगे। इसका जो वर्थ है यानी कि जो कीमत है बहुत ही अधिक है। तो किसका वर्थ ज़्यादा है, इस डैफोडिल फ्लावर का। डैफोडिल फ्लावर का बहुत ज़्यादा वर्थ होता है, बहुत ही ज़्यादा कीमत होता है। तो वर्थ से आप सीधा विलियम वर्ड्सवर्थ पर टिक लगा दोगे। ठीक है, फिर यहाँ पर है पील कैसल। कैसल का मतलब होता है महल, है ना, कैसल का मतलब होता है महल। तो ध्यान रखोगे कि महल, हम अपनी वाली को या फिर तुम अपने वाले को, जैसे भी जो भी हो आप, है ना, तो इस तरीके से ध्यान रखोगे कि मैं अपनी वाली को क्या कर रहा हूँ, प्रॉमिस कर रहा हूँ, प्रॉमिस कर रहा हूँ, वर्ड्स दे रहा हूँ, किस चीज़ के लिए, कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूँगा, कैसल बनाऊँगा। कैसल आने की तुम्हारे लिए महल बनाऊँगा, है ना। तो कैसल बनाने के लिए प्रॉमिस कर रहे हो आप, किससे, जिससे भी करते हो, मतलब प्रॉमिस कर रहे हो, अपने वाले को प्रॉमिस कर रहे हो, वर्ड्स दे रहे हो कि मैं तुम्हारे लिए कैसल बनाऊंगा, यानी कि महल बनाऊंगा। तो जैसे कैसल देखोगे, पील कैसल, तो ध्यान में आ जाना चाहिए कि अच्छा प्रॉमिस किया था मैंने, यानी कि वर्ड्स दिया था। वर्ड्स दिया था किसको, अपने वाले को, है ना। तो वर्ड्स से विलियम वर्ड्सवर्थ पर
टिक लगा सकते हो। बात करते हैं यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, यहाँ पर स्केचेस, बस स्केचेस को ध्यान रखो, है ना। अब अपनी वाली को एक बात का और भी प्रॉमिस करते हो कि मैं तुम्हारी स्केच बनाऊंगा, है ना, तो तुम हमारे सामने बैठोगी, मैं तुम्हें 2-4 घंटे निहारूंगा, फिर तुम्हारे ऊपर क्या करूंगा, स्केचेस बनाऊंगा, है ना। स्केचेस, स्केच जानते हो, है ना। तो स्केचेस बनाने के लिए आप क्या कर रहे हो, आप वर्ड्स दे रहे हो, वर्ड्स आने की आप उसको प्रॉमिस कर रहे हो, ठीक है। तो स्केचेस जैसे देख लोगे तो आपको याद आना चाहिए, अच्छा स्केच बनाने के लिए किससे मैं प्रॉमिस किया था, वर्ड्स दिया था, तो अपनी वाली को वर्ड्स दिया था, तो वर्ड्स से आप सीधा लगा पाओगे टिक किस पर, विलियम वर्ड्सवर्थ पर। फिर है 3 years शी ग्रीव। अब देखो वो प्रॉमिस कर चुकी है और 3 साल बीत गए हैं, 3 साल वो और भी बड़ी हो गई है ना, इसका मीनिंग यही निकल रहा है, 3 साल वो और भी बड़ी हो गई है लेकिन अपने वर्ड्स को नहीं निभाई है ना। यानी कि अपने वर्ड्स, क्या मतलब है इसका, अपने वर्ड्स को नहीं निभा पाई, इसका मतलब वर्ड्स को नहीं निभा पाई, इसका मतलब है कि वो अपने प्रॉमिस को नहीं निभा पाई। 3 साल और भी बीत गए हैं, वो अभी तक अपने वर्ड्स को निभा नहीं पाई, वर्ड्स आने की विलियम वर्ड्सवर्थ। क्लियर है। फिर यहाँ पर रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। रेजोल्यूशन का मतलब होता है संकल्प। तो हमारे जो देश के क्रांतिकारी थे वो अपने देशवासियों से एक प्रॉमिस किए थे, एक वर्ड्स दिए थे, है ना, एक प्रॉमिस किए थे, प्रॉमिस किए थे क्या, संकल्प लिए थे, है ना, प्रॉमिस किए थे और संकल्प लिए थे क्या, कि मैं तुम्हें फ्रीडम दिला करके ही मानूंगा, इंडिपेंडेंस दिला करके मानूंगा। तो रेजोल्यूशन आने के संकल्प दिलाए थे हमारे देश के क्रांतिकारी, है ना, और वो संकल्प लेते हुए देशवासियों को वर्ड्स दिए थे, वर्ड्स आने की प्रॉमिस किए थे कि मैं तुम्हें इंडिपेंडेंस दिला करके ही मानूंगा, ठीक है। तो वर्ड से आप विलियम वर्ड्सवर्थ पर थोड़ा बहुत अनुमान लगा के टिक लगा पाओगे। फिर बात करते हैं पीटर बेल। अब यहाँ पर पीटर नाम का एक बच्चा है जो आपके डोरबेल को क्या करता है, बार बार बजाता है, बार बार बजाता है और भग जाता है। जब भग जाता है तो उसे आप पकड़ते हो और कान उसका ऐंठते हो, बोलते हो कि चलो मेरे से अभी अभी प्रॉमिस करो, अभी तुम वर्ड्स दो, यानी कि तुम प्रॉमिस करो कि अब के बाद तुम बेल नहीं बजाओगे, अब के बाद तुम बेल नहीं बजाओगे। वो आपसे वर्ड्स देता है, प्रॉमिस करता है कि बेल मैं नहीं बजाऊंगा, मुझे छोड़ दो, है ना। तो इस तरीके से ध्यान रख पाओगे वर्ड से विलियम वर्ड्सवर्थ। यहाँ पर है टू स्काईलार्क। तो देखो शैले भी लिखे हैं, है ना, स्काईलार्क नाम से सेम तरीके के पोएम। तो अगर आप देखोगे सारे लिटरेचर को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि 6-7 ऐसे, है ना, 6 या 7 ऐसे पोएट रहे हैं जो सेम नाम से, स्काईलार्क नाम से ही क्या किए हैं, आपके पोएम को लिखे हैं। तो इसका चांस कम बनता है कि आपके एग्जाम में कभी पूछते हैं कि बताओ स्काईलार्क नाम से पोएम कौन लिखे हैं, है ना। लेकिन टू स्काईलार्क अगर रहा तो आप ध्यान में रखने की कोशिश कर सकते हो कि विलियम वर्ड्सवर्थ ही लिखे हैं, शैले भी लिखे हैं और भी कई लोग लिखे हैं, उसका जिक्र हम बाद में करेंगे, है ना। तो स्काईलार्क को आप खुद से याद रखो कि विलियम वर्ड्सवर्थ भी एक पोएम लिखे हैं इस टाइटल से, ठीक है। फिर है द सॉलिटरी रीपर। सॉलिटरी का मतलब होता है एकांत, मतलब अकेला में, है ना। रीपर का मतलब होता है फसल काटने वाला। तो ऑब्वियस सी बात है कि अकेला कोई अगर देशवासियों को बचाने का अगर कोई प्रॉमिस करता है, वर्ड्स देता है, अकेला अगर कोई सॉलिटरी अगर कोई वर्ड्स देता है अपने देशवासियों को बचाने का, तो वो कौन देता है, रीपर यानी कि फसल काटने वाला यानी कि किसान देता है ना। तो ना ही यहाँ के नेता कोई पूरा कर सकता है वो वर्ड्स, ना ही कोई दूसरा व्यक्ति कर सकता है, लेकिन जो हमारे देश के किसान हैं वो सॉलिटरी अकेला ही, रीपर यानी कि फसल काटने वाला, पूरे देश को वर्ड्स दे सकता है, प्रॉमिस दे सकता है कि मैं तुम्हें हर मुसीबत में साथ दूंगा और तुम्हारे लिए फसल उगाऊंगा, फसल काटूंगा, ठीक है। तो सॉलिटरी रीपर करके इस तरीके से वर्ड से, प्रॉमिस से आप कनेक्ट कर सकते हो और वर्ड से याद रख के विलियम वर्ड्सवर्थ पर टिक लगा दोगे। फिर बात करते हैं इमोर्टैलिटी ओड। ओड जब मैं पढ़ा था तब भी ये बताया था, इमोर्टैलिटी ओड। अब जरा देखो, इमोर्टैलिटी, जितने सारे महापुरुष हैं वो मॉर्टल होते हैं, है ना, मतलब कोई भी इंसान जो पैदा लिया है मरेगा जरूर, लेकिन इमॉर्टल क्या होते हैं, उनके वर्ड होते हैं, वर्ड और फिर वर्ड्स होते हैं, यानी उनके शब्द होते हैं, है ना। तो इंसान भले ही मर जाता है लेकिन उसके शब्द जिंदा रहते हैं। जैसे गांधी बाबा चले गए लेकिन उनके जो हैं सारे वर्ड्स अभी भी जिंदा हैं, है ना। स्वामी विवेकानंद चले गए लेकिन उनके सारे वर्ड्स अभी भी इमॉर्टल हैं। तो इमॉर्टैलिटी से ध्यान रखोगे, वर्ड्स यानी कि उनके शब्द जीवित रहते हैं, वर्ड से विलियम वर्ड्सवर्थ पर टिक लगा दोगे। ओड टू ड्यूटी है। अब जब ड्यूटी पर जाते हो तो कोई ना कोई मूल्य तो आपको दिया ही जाता है कि नहीं। तो कोई ना कोई मूल्य अगर आपको दिया जाता है, मतलब वर्थ दिया जाता है, तो वर्थ दिया जाता है, हर ड्यूटी करने वाले को उसका वर्थ जरूर मिलता है, उसका मूल्य जरूर मिलता है, इसलिए तो ड्यूटी पर जाते हैं। तो ओड टू ड्यूटी, वर्थ यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ। फिर है माइकल। तो आप अपनी मम्मी से कह रहे हो कि माई मैं कल जाऊँगा, माई मैं कल काम करूंगा आपके लिए, माई कल काम करूंगा, माई कल काम करूंगा आपके लिए, है ना। तो इस तरीके से आप प्रॉमिस कर रहे हो, वर्ड्स दे रहे हो अपनी मम्मी को, क्या कि माई कल मैं काम करूंगा, माई कल, है ना। तो माइकल से आप ध्यान रखोगे, माइकल कौन लिखे हैं, तो विलियम वर्ड्सवर्थ। आप अपनी माई को
कल काम करने के लिए प्रॉमिस दे रहे हो, वर्ड्स दे रहे हो। टिंटन एबे तो वैसे भी बहुत आसान होगा क्योंकि इसी पोएम को हमें सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है। इतने बार पढ़ोगे कि आप कभी भूल ही नहीं पाओगे कि विलियम वर्ड्सवर्थ वो लिखे हैं। प्रोज इनका जो है लिरिकल बैलेट्स, इसके ऊपर भी थोड़ा बहुत हमने देखा कि किसके किसके साथ मिलकर के लिखे हैं, है ना। कंसीडर द मैनिफेस्टो ऑफ इंग्लिश रोमांटिसिज्म, इसका मतलब है कि अंग्रेजी जो है इंग्लिश के रोमांटिसिज्म का जो एक तरीके से मैनिफेस्टो इसको समझा जाता है, यानी कि घोषणा पत्र समझा जाता है, ठीक है, इंग्लिश रोमांटिसिज्म का। ये सारे पॉइंट छोटे छोटे जो मैं लिख के रखा हूँ ना, ये सब ध्यान में रखने की कोशिश करना, काम आएगा मतलब आपके टेस्ट में और एग्जाम में। वैसे भी यहाँ पर जितने पॉइंट्स को पढ़ते हो ना, हर पॉइंट को आपको याद ही मतलब होता चला जा रहा होगा टेस्ट के माध्यम से, ठीक है। तो टेस्ट को बार बार भी लगाना है। तो प्रीफेस टू लिरिकल जो बैलेट्स है ये कौन लिखे हैं, तो प्रोज के फॉर्म में लिखे हैं आपके विलियम वर्ड्सवर्थ। इसको भी देखेंगे आगे चल करके, इसको भी याद रखना बहुत आसान है। बात करते हैं वर्ड्सवर्थ के पोएटिक थीम्स, यानी कि किस किस विषय पर ये लिखा करते थे। तो यहाँ पर लव ऑफ नेचर, यानी कि प्रकृति से प्रेम। वर्ड्सवर्थ की जो कविता है ना, इसकी जो इसमें प्रकृति जो है इसके प्रति गहरा लगाव दिखाई देता है, ठीक है। लव ऑफ नेचर दिखाई देता है। इसमें क्या करते हैं कि प्रकृति को केवल सुंदर ही नहीं बल्कि एक तरीके से आत्मा का सहारा और आध्यात्मिक शक्ति भी मानते थे। कौन? विलियम वर्ड्सवर्थ। तो लव ऑफ नेचर इसके क्या हुआ करते हैं, पोएटिक थीम हुआ करते हैं, ठीक है, यानी कि विषय हुआ करता है। फिर यहाँ पर क्या दे रखा है, सेलिब्रेशन ऑफ कॉमन मैन एंड रूरल लाइफ, यानी कि सामान्य व्यक्ति और जो ग्रामीण लोग जो होते हैं उसके जीवन के बारे में काफ़ी ज़्यादा क्या किए हैं, उत्सव मनाए हैं, मतलब अपने पोएम के थ्रू। तो अपने पोएम में जो थीम्स रखे हैं यानी विषय रखे हैं वो कॉमन मैन को भी रखे हैं और रूरल लाइफ को भी रखे हैं, यानी कि उनकी जो कविताएं हैं वो साधारण किसान है, चरवाहा है, ग्रामीण जीवन है ना, उनकी सादगी का सम्मान करती है इनके पोएम, ठीक है। वो मानते भी ऐसे थे कि जो सच्ची भावनाएं और जो वास्तविकता है वो ग्रामीण जीवन में मिलती है, और इसी वजह से ये कॉमन मैन और रूरल लाइफ को क्या किए हैं, अपने पोएम के थीम्स बनाए हैं। बात करते हैं सिंप्लिसिटी ऑफ लैंग्वेज एंड डीप फिलोसफिकल थॉट्स, यानी कि भाषा की जो सादगी है और इनमें काफ़ी ज़्यादा गहरा फिलोसफिकल थॉट्स, विचार इसमें देखने को मिलते हैं, इनके पोएम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इनकी एक और भी खासियत है, विलियम वर्ड्सवर्थ के जितने सारे पोएटिक थीम्स होते हैं उसकी एक खासियत है कि लैंग्वेज इनकी बहुत ही ज़्यादा आसान होती है, ठीक है। और जो कठिन शब्द है या फिर जो आर्टिफिशियलिटी वाले जो वर्ड्स होते हैं, जो ज़बरदस्ती का बना करके जो लिखते हैं पोएम को, इस तरीके से ये पेश नहीं किए हैं अपने पोएम को, मतलब बोल चाल की भाषा में कविता लिखते हैं और गहरी भावनाओं को और वहाँ पर फिलॉसफी को दर्शाते हुए क्या करते हैं, अपने पोएम को ये लिखते हैं। तो ये भी इनकी खासियत है पोएट्री की। फिर फोकस ऑन चाइल्डहुड मेमोरी एंड इमेजिनेशन, यानी कि अपनी कविताओं में बचपन को और फिर जो यादें हैं यानी कि स्मृति है और कल्पना पर आधारित पोएम को ये लिखते हैं। नेक्स्ट है बिलीफ इन नेचर एज ए टीचर एंड मोरल गाइड, यानी कि प्रकृति को ये शिक्षक और नैतिक मार्गदर्शक भी मानते हैं अपने पोएट्री के माध्यम से, है ना। वर्ड्सवर्थ क्या करते हैं, प्रकृति को केवल आनंद देने वाली जो है वो आनंद देने वाली शक्ति नहीं मानते, बल्कि मानव का एक नैतिक मार्गदर्शक और जीवन का सच्चा शिक्षक भी मानते हैं। इस चीज़ का पता चलता है जब इनकी पोएट्री को हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सारे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे पॉइंट्स आपके हो गए। बात करते हैं यहाँ पर बुक्स ऑन वर्ड्सवर्थ, ये दो लोगों को आप ध्यान में रखने की कोशिश करना। क्या? हर्बर्ट रीड्स लिखे हैं वर्ड्सवर्थ के ऊपर, सिंपली लिखे हैं वर्ड्सवर्थ, सिंपली एक किताब लिख दी है इनके ऊपर वर्ड्सवर्थ, यानी कि रचना कर दिए वर्ड्सवर्थ नाम के। कैसे ध्यान रखोगे, हर्बर्ट यानी कि हर बात पर मेरी वाली ना प्रॉमिस ही करने को कहती है, वर्ड्स है ना, वर्ड्स दो मुझे, वर्ड्स दो यानी कि प्रॉमिस करो मेरे से, है ना। तो वर्ड्स का मतलब प्रॉमिस। तो हर बात पर प्रॉमिस कौन मांगती है, हमारी वाली, है ना मतलब हमारी वाली है नहीं, कहने का मतलब है किसी की भी वाली हो चाहे वाला हो, वो हर बात पर वर्ड्स मांगते हैं, यानी कि प्रॉमिस करने को कहते हैं। तो वर्ड से वर्ड्सवर्थ पर ध्यान रखोगे और हर बात से हर्बर्ट पर ध्यान रखोगे तो टिक लगा दोगे कि हर्बर्ट ने लिखा है वर्ड्सवर्थ को। फिर यहाँ पर लिखे हैं कौन, लैसेल्स एबरक्रॉम्बी, देख रहे हो, लैसेल्स एबरक्रॉम्बी द आर्ट ऑफ वर्ड्सवर्थ। अब शब्दों को सीखने के आर्ट भी होते हैं, शब्दों को सीखने के आर्ट भी होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर शब्दों के आर्ट आप नहीं समझे, जैसे रूट वर्ड होता है, ट्रिक होता है ना, उसका एटामोलॉजी होता है, तो इमेजिनेशन बेस्ट होता है, यानी इमेज को देख करके कई बार वर्ड्स को हम याद रखते हैं। तो ये सारे आर्ट्स होते हैं वर्ड को याद रखने के, किसी शब्द को, वर्ड्स को याद रखने के आर्ट हैं। तो ज़रा देखो ये वर्ड आप कभी याद रख पाओगे, वैसे भारी भरकम नहीं लग रहा आपको, लैसेल्स एबरक्रॉम्बी, है ना, इसका स्पेलिंग भी काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है थोड़ा सा, बस आपको इमेजिन करना है जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। तो ये जो लैसेल्स है, एबरक्रॉम्बी है, जैसे कि हर्बर्ट रीड्स है तो ये काफ़ी आसान था, लैसेल्स है, एबरक्रॉम्बी है, ये सभी दिखने में काफ़ी भारी भरकम से लग रहे हैं। तो ये तभी आप याद रख पाओगे जब वर्ड्स को सीखने के आप पहले से
आर्ट जानते हो, यानी कि कला जानते हो। तो द आर्ट ऑफ वर्ड्सवर्थ कौन लिखे हैं? ये भारी भरकम वाले शब्द वाले जो भी राइटर हैं वो लिखे हैं। तो लैसेल्स एबरक्रोम्बी ने लिखा है द आर्ट ऑफ वर्ड्सवर्थ। तो इस तरीके से ध्यान में लाने की कोशिश करना, बाकी आपका टेस्ट तो आपको याद करवा ही देगा। ठीक है, तो ये सारे हुए ट्रिक। तो अभी अब धीरे धीरे पढ़ते हैं क्या कि एग्जाम ओरिएंटेड जितने सारे पॉइंट्स हैं इनसे रिलेटेड उस चीज़ को ध्यान में रखने की कोशिश करनी है आपको। यहाँ पर दिया है कि वर्ड्सवर्थ वॉज द सेकेंड ऑफ 5 चिल्ड्रन, मतलब अपने पिता के 5 पुत्र थे, मतलब पुत्र यानी मतलब संतान थे, उसमें से ये दूसरे नंबर के आते थे। कौन? विलियम वर्ड्सवर्थ। तो ये पॉइंट को ध्यान रखना। फिर कह रहे हैं यहाँ पर क्या, ही हैड अ मूडी एंड वायलेंट टेम्पर इन चाइल्डहुड, मतलब बचपन में उनका स्वभाव काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ा था, काफ़ी ज़्यादा गुस्सैल था, है ना, वायलेंट टाइप के थे, काफ़ी ज़्यादा मूडी थे, है ना, चिड़चिड़ापन वाले इंसान थे, गुस्सैल टाइप के इंसान थे ये बचपन में। हिज मदर डाइड इन 1778। और वैसे भी इनका जन्म अगर याद रख लोगे तो ये कितने साल के बाद, इनके जन्म के मतलब ये कितने वर्ष की आयु में थे जब इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। तो ये 8 साल के थे। तो ये पॉइंट तो आपको याद ही रखना होगा कि जब ये 8 साल के थे तब इनकी माता चली गई। और जब इनका आप ईयर याद रख लेते हो कि ये 1770 में इनका जन्म हुआ था, तो ऑब्वियस बात है कि 8 अगर जोड़ोगे तो 1778 को टिक लगा दोगे। बाकी सारे ईयर्स को मैं याद करवा दूंगा इसी वीडियो में। ठीक है, तो ध्यान रखोगे इस पॉइंट को कि इनकी माता का जो देहांत है वो हो गया था कब? 1778 में, जब ये 8 वर्ष की आयु में थे। फिर यहाँ पर क्या कह रहा है, बोल रहा है यहाँ पर क्या, ही वॉज सेंट टू हॉक्सेड स्कूल बाय हीज रिलेटिव्स, है ना, हॉक्सेड स्कूल भेजा इनके रिश्तेदारों ने पढ़ाई करने के लिए। 1787 में ही ज्वाइंट सेंट जॉन्स स्कूल कैम्ब्रिज, स्कूल नहीं कॉलेज, है ना, सेंट जॉन कॉलेज कैम्ब्रिज। तो यहाँ पर बात करते हैं इस ईयर को भी हम याद रखेंगे ट्रिक के माध्यम से। मतलब सेंट जॉन कॉलेज कैम्ब्रिज ये कब ज्वाइन किए? 1787 में। फिर हीज टीचर विलियम टेलर इंस्पायर्ड हिम टू राइट पोएट्री, यानी कि इनके क्या थे, अगर देखोगे यहाँ पर जो इनके शिक्षक हैं, है ना, जो टीचर हैं जिनका नाम है विलियम टेलर, है ना, विलियम टेलर ने ही इनको कविता लिखने के लिए प्रेरित किए थे, यानी कि इनके गुरु थे एक तरीके से। कौन? विलियम टेलर, है ना। तो गुरु के मार्गदर्शन से जो उनके भीतर कवि का एक बीज अंकुरित हुआ, ये इनके गुरु के वजह से, विलियम टेलर के वजह से। तो इनके नाम को भी आप ध्यान में रखने की कोशिश करना। इनका नाम था विलियम वर्ड्सवर्थ और इनके गुरु का नाम था विलियम टेलर। फिर यहाँ पर बात करते हैं ही वॉज नेवर सीरियस अबाउट फॉर्मल स्टडीज़। इसका मतलब है कि वो फॉर्मल स्टडी कभी करना ही नहीं चाहते, वो कभी सीरियस ही नहीं थे उसको लेकर के, है ना। मतलब पढ़ने में इनको मन नहीं लगता था, इनको कुछ अलग करने का मन करता था, पढ़ाई से रिलेटेड, लेकिन कुछ अलग पढ़ने को मन करता था। भाई जैसे आज के हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या है कि बच्चा बड़ा हुआ तो क्या पढ़ रहा है, फिजिक्स पढ़ रहा है, केमिस्ट्री पढ़ रहा है, मैथ्स पढ़ रहा है, जिसका कोई यूज़ ज़्यादा है नहीं उसके लाइफ में। इस तरीके से पढ़ा जा रहा है। तो इसको लगता था कि ये सारे जो फॉर्मल स्टडीज़ है ना, ये बेकार की चीज़ें हैं, है ना। तो कभी ये सीरियस थे ही नहीं। फिर बात करते हैं, यहाँ पर बोल रहा है ही हैड अ शॉर्ट लव अफेयर विथ मैरी ईस्टवेट। अब यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, यहाँ पर जो है जो एस्थवेट है ना, एस्थवेट, मैरी एस्थवेट। हालांकि इनकी बाद वाली जो वाइफ है उसके नाम के पहले भी मैरी लगा है। तो यहाँ पर कह रहा है कि इनके जो है युवा अवस्था में जो है प्रेम संबंध रहा था थोड़ा सा, किसके साथ? मैरी एस्थवेट के साथ। तो इसको भी ध्यान रखना है, इनकी एक टेम्पररी गर्लफ्रेंड थी मैरी एस्थवेट, है ना। हालांकि ये वेस्टर्न कल्चर में ही ज़्यादा शोभा देता है, हमारे इंडियन कल्चर में टेम्पररी नाम का चीज़ होता नहीं है ना, होता है लेकिन होना नहीं चाहिए। फिर बोला ही रोट मोर देन 500 सॉनेट्स, यानी कि 500 से ज़्यादा सॉनेट्स लिखे ये। फिर ही रिवोल्टेड अगेंस्ट सूडो आर्टिफिशियल डिक्शन ऑफ न्यू क्लासिकल पोएट्स। इसका एक अर्थ है, इसको आप समझने की कोशिश करना। क्यों? क्योंकि इसके बेस्ट पर आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि बताओ कौन ऐसे राइटर हुए हैं जो सूडो आर्टिफिशियल डिक्शन ऑफ नियो क्लासिकल पोएट्स को ये इसके अगेंस्ट में रिवोल्ट किए थे, है ना। इसका क्या मतलब होता है? ये क्या है कि नियो क्लासिकल जो पोएट्स हैं, है ना, तो ये सारे जो कवि होते हैं, पोएट्स होते हैं, इसकी जो ज़बरदस्ती का जो शूडो का मतलब झूठा होता है, आर्टिफिशियल का मतलब ज़बरदस्ती, बनावटी भाषा का जो प्रयोग करते हैं, डिक्शन का प्रयोग करते हैं, शब्द का प्रयोग करते हैं, है ना। जैसे कविता कब लिखनी चाहिए? जब आपके दिल में वो बातें आ जाती है तब कविता ऑटोमेटिक बन आती है, समझ रहे हो, एकदम स्पॉन्टेनियसली आपके दिमाग से या फिर आपके जुबान से निकल पड़ती है वो कविताएं, या फिर आपके कलम चल पड़ते हैं। तो वो स्वतः होने चाहिए, सरल शब्दों में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती का वर्ड पर वर्ड वहाँ पर ठूसे जा रहे हैं, आर्टिफिशियल कर रहे हैं उसको, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा बनावटी तौर पर लिख रहे हैं। जैसे होता है ना कि कुछ लोग को देखोगे तो पता चल जाएगा कि भाई ये जेन्युइनली स्माइल कर रहा है। कुछ लोग आर्टिफिशियल स्माइल देते हैं, मतलब कि ज़बरदस्ती हंस रहे हैं जबकि अंदर से वो ज़्यादा खुश नहीं है, हाँ में हाँ ज़बरदस्ती का मिला रहे हैं, फ्लैटरी टाइप का, समझ रहे हो। तो ये जो नियो क्लासिकल पोएट्स है ना,
ये जो आर्टिफिशियल डिक्शन का इस्तेमाल करते थे, शब्द का भाषा का जो इस्तेमाल करते थे, झूठ मूठ का है ना, ज़बरदस्ती का ठूसते थे अपने पोएम में, तो इसके अगेंस्ट ये रिवोल्ट करते थे। रिवोल्ट मतलब समझ गया, मतलब वो एक तरीके से विरोध करते थे, है ना। तो वर्ड्सवर्थ इसका सिंपल सा ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि वर्ड्सवर्थ जो थे वो साधारण और सरल और फिर सहज भाषा का समर्थन करते थे, ना कि ऐसे स्यूडो आर्टिफिशियल डिक्शन का। तो मुझे लगता है ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। फिर आगे कह रहा है, ही न्यू मैनी लैंग्वेजेस, ग्रीक, लैटिन, इटालियन, फ्रेंच, स्पेनिश, ये सारे लैंग्वेज को जानते थे। कौन? विलियम वर्ड्सवर्थ। फिर यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है मिशेल बोपुई, है ना, यहाँ पर है मिशेल बोपुई वॉज हीज फर्स्ट टीचर इन पॉलिटिक्स। अब ये पॉलिटिक्स भी सीखे, और अगर देखोगे आगे जा करके पढ़ोगे तो फ्रांस में जा करके, है ना, ये एक फ्रेंच इनके राजनीतिक गुरु हुए, है ना, मिशेल बोपुई। तो मिशेल बोपुई इनके फर्स्ट टीचर थे पॉलिटिक्स में। जैसे आप अगर हिस्ट्री भी पढ़ते हो तो आपको पता चल रहा होगा कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो पढ़ते हैं गोपाल कृष्ण गोखले थे, है ना। तो इसी तरीके से विलियम वर्ड्सवर्थ के पॉलिटिक्स गुरु कौन थे, पॉलिटिकल गुरु, यानी कि एक तरीके से राजनीतिक गुरु कौन थे, तो मिशेल बोपुई। तो इस चीज़ पर मैं इसलिए फोर्स कर रहा हूँ ताकि आपके एग्जाम में पूछ दे तो आप आसानी से टिक लगा पाओ मिशेल बोपुई पे, ठीक है। फिर अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ, यहाँ पर पोइट्री के जो डेफिनेशन है वो क्या दिए हैं। एक तो मैं आपको पहले समझा दिया था, पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, इस चीज़ को मैं बता दिया था। फिर पोइट्री इज द ब्रीथ एंड फाइनल स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज। क्या मतलब यहाँ पर, इसका मतलब पहले समझो, फर्स्ट वाले को रिपीट कर देता हूँ। बोल रहा है कि जो कविता है वो जो प्रबल भावनाएं हैं, पावरफुल फीलिंग्स हैं, उसका एकदम स्वाभाविक से एक ओवरफ्लो है, उफान है, समझ लो, है ना, दिमाग से सीधा निकल पड़ता है, बनाना नहीं पड़ता ज़बरदस्ती का, है ना। फिर यहाँ पर कह रहा है पोएट्री इज द ब्रीथ एंड फाइनल स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज, यानी जो पोएट्री है वो ज्ञान की सांस है, सांस देख रहे हो, ब्रीथ, और सबसे महीन आत्मा है, देख रहे हो, फाइनल स्पिरिट मतलब बहुत ही माइन्यूट चीज़ है ये, है ना, मतलब सूक्ष्म चीज़ है। सिंपल सी बात है कि कविता जो है वो मानव जीवन और ज्ञान का सार है, ये इसका अर्थ निकल करके आता है, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पर क्या अगला क्या पॉइंट दे रखा है, यहाँ पर दिया है ही प्लान्ड अ ग्रैंड वर्क द रेक्लूस। अब यहाँ देखो ऑन नेचर, मैन एंड सोसाइटी, यहाँ पर कहने का मतलब है कि वो सबसे पहले क्या किए थे, रेक्लूस नामक एक विशाल कृति की योजना बनाए थे, प्लान किए थे, है ना, किस नाम से, द रेक्लूस नाम से। और इसमें किसके विषय में लिखने की कोशिश करना चाह रहे थे स्टार्टिंग में, नेचर के ऊपर, मैन यानी इंसान के ऊपर, मानव के ऊपर, सोसाइटी यानी समाज के ऊपर, है ना। तो वो क्या करते थे, जीवन और प्रकृति पर एक महान रचना करना चाहते थे, द रेक्लूस नाम के, और इसको भी 3 खंड में रचने की ये योजना बनाए थे पहले। कितने खंड में, 3 खंड में, तो ध्यान रखना, उसी के बारे में यहाँ पर 3 पॉइंट दे रखे हैं। द प्रिल्यूड है, पार्ट ऑफ रेक्लूस ही है, इसका ही पार्ट है, ठीक है। ऑटोबायोग्राफिकल है, यानी कि ये जो है इसकी जो आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, उसका ये पार्ट है द प्रेल्यूड। मतलब प्रेल्यूड में देखो, कोई भी किताब लिखते हैं तो प्रेल्यूड जरूर लिखते हैं, यानी कि भूमिका फिर प्रस्तावना लिखते हैं, उसी को बोलते हैं प्रेल्यूड, है ना। तो ये द रेक्लूस के जो प्रेल्यूड पार्ट लिखते हैं ना, उसी में ये अपने ऑटोबायोग्राफी को पूरा ऑलमोस्ट इंक्लूड कर दिए हैं। तो किसका पार्ट है ये द प्रेल्यूड, ये है आपका द रेक्लूस का ही पार्ट है, ठीक है। फिर है यहाँ पर द एक्सकर्सन, ये इसी का सेकेंड पार्ट हो जाता है, तो सेकेंड बुक ऑफ रेक्लूस है, ठीक। चलो अब यहाँ पर देखते हैं क्या, द होम एट ग्रासमेर। अब यहाँ पर कह रही है कि द होम एट ग्रासमेर जो है ये प्लान किए थे कि फर्स्ट बुक होगा, यानी कि रेक्लूस को लिखने थे 3 पार्ट में। तो पहला पार्ट ये बनाने की कोशिश कर रहे थे, किसको, द होम एट ग्रासमेर को, लेकिन स्टार्टिंग में इंक्लूड कर दिया द प्रिल्यूड को एज अ ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। तो ये प्लान किए थे कि पहला बुक जो हम निकालेंगे रेक्लूस के अधीन, उसके नीचे, उसके अंदर वो टाइटल होने वाला है द होम एट ग्रासमेर। लेकिन होता यह है कि पब्लिश इनकी ये किताब होती है 1888 में, यानी इनके मृत्यु के बाद। 1850 में इनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन ये किताब को पब्लिश करी जाती है 1888 में, ठीक है। इसको भी याद करेंगे, यहाँ तक समझ पाए। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर क्या, अब यहाँ पर बोल रहा है द थर्ड बुक वॉज नेवर कंप्लीटेड। मतलब इनकी जो द रेक्लूस के अंदर ये 3 बुक लिखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तीसरी बुक को ये कभी कंप्लीट ही नहीं कर पाए। अब सर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, आप कह रहे हो ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा, नहीं, ऐसा नहीं है। पहला इनके योजना के हिसाब से ये होना चाहिए था, लेकिन प्रिल्यूड में ये सारा ऑटोबायोग्राफी को इंक्लूड कर दिए, ये पहला बुक बन नहीं पाया, है ना। लेकिन इनकी योजना के हिसाब से फर्स्ट बुक ये वाली होनी थी, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन घुमा के भी आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। और ये द एक्सकर्सन जो है ये सेकेंड बुक थी इनकी, ठीक। तो ध्यान में रखने की कोशिश करना। और अच्छा चलो मैं इसको एक समराइज कर देता हूँ आपको, ठीक है, कि किस तरीके से
मतलब जो थोड़ा कन्फ्यूजन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है उसको मैं समझा देता हूँ कि कौन फर्स्ट बुक, सेकंड बुक, थर्ड बुक क्या रहा है क्या नहीं, है ना। तो सबसे पहली बात की द रेक्लूज जो है ये एक ग्रैंड पोएट्री का एक कलेक्शन होने वाला था इनके हिसाब से, इनकी योजना के हिसाब से। और इनको लिखने थे 3 बुक्स में, यानी 3 पार्ट्स में लिखने थे, जिसमें नेचर के ऊपर, मैन के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर क्या करना था, इनको लिखना था। ठीक है। अब फर्स्ट बुक ऑफ रेक्लूज जो होता है वो आपका होता है इनकी योजना के हिसाब से द होम एट ग्रासमीर। देख रहे हो, इनकी योजना के हिसाब से फर्स्ट बुक है ये। ठीक। और वर्ड्सवर्थ इसको पब्लिश नहीं करा पाए, इनके पोस्टमसली यानी कि मृत्यु के बाद इनकी ये पब्लिशिंग हुई थी। तो फर्स्ट बुक इनकी योजना के हिसाब से अगर पूछे तो द होम एट ग्रासमीर होगा। ठीक है, इस चीज़ को क्लियर समझ गए होंगे। फिर सेकंड बुक जो है वो है आपका द एक्सकर्सन, तो इसको याद रखना, द एक्सकर्सन। प्रेल्यूड तो किसी भी बुक का एक होता है भूमिका, फिर प्रस्तावना जो हर बुक में लिखा जाता है, लेकिन ये तीसरा बुक नहीं है इनका। समझ पाए? तो उम्मीद है समझ पाए। तो जो थर्ड बुक है ना उसको कभी लिखा ही नहीं गया, उसको कभी कंप्लीट करा ही नहीं गया, लिखा ही नहीं गया, लेकिन ये योजना पहले बना रहे थे कि हम 3 पार्ट में द रेक्लूज को कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट बुक हो गया द होम एट ग्रासमीर, सेकंड बुक द एक्सकर्सन, और प्रेल्यूड तो वैसे भूमिका के तौर पर जो लिखते हैं हर किताब में उस तरीके से लिखे थे, लेकिन थर्ड बुक ये कभी लिखे ही नहीं। ठीक है। तो इस चीज़ से अब मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे सब कुछ। ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं क्या, जरा देखते हैं। यहाँ पर है आपका बता रहा है यहाँ पर द एक्सकर्सन वॉज बिगन इन 1802 एंड पब्लिश्ड इन 1814, है ना। तो इस डेट को भी मैं याद करवाने वाला हूँ बहुत बेहतरीन तरीके से। इसको याद रखोगे कि जो इनकी सेकंड बुक है ना, द एक्सकर्सन प्रेल्यूड द रेक्लूज के अंदर, उसको 1802 में ये शुरू किए थे लिखना और कंप्लीट करके पब्लिश भी कर दिए 1814 में। तो इस चीज़ को ध्यान में रखने की कोशिश करना, इसको भी ट्रिक के माध्यम से देखने वाले हैं। यहाँ बोला इट कंसिस्ट ऑफ 9 बुक्स एंड वॉज प्लान्ड एज अ पार्ट ऑफ रेक्लूज। और ध्यान दे रहे हो, ये जो बुलेट मार्क है ना इसके अंदर है ये छोटा वाला पॉइंट, अगर आप नोटिस कर रहे होगे तो। ठीक है। तो इसके अंदर है, मतलब कि जो एक्सकर्सन जो बुक है इनके नाम का, इसमें टोटल 9 बुक्स थे। कितने बुक्स थे? 9 बुक्स। और ये प्लानिंग के हिसाब से किसके पार्ट होने वाले थे? द रेक्लूज के, इसके पार्ट होने वाले थे, मतलब ग्रंथ ही लिखने वाले थे एक तरीके से ये, है ना। फिर यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि इन 1802 में वर्ड्सवर्थ शादी करते हैं किससे? मैरी हचिनसन से। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना, मैरी हचिनसन से ये शादी करते हैं 1802 में। इस डेट को भी याद करवाने वाला हूँ। एंड 1843 में ये क्या करते हैं? आफ्टर द डेथ ऑफ रॉबर्ट सूथी। अब यहाँ कह रहा है कि रॉबर्ट साउथी की मृत्यु के बाद वर्ड्सवर्थ बिकेम द पोएट लॉरिएट, है ना, और ये पोएट लॉरिएट घोषित हो गए, है ना, इंग्लैंड के पोएट लॉरिएट बने। हालांकि इनको मतलब अनविलिंग थे ये, है ना, मतलब कि इस पद को लेने में ये अनिच्छा जाहिर किए थे, लेकिन बाद में ले लिए थे। ठीक है। वो बहुत ही ज़्यादा प्रतिष्ठित ये पद होता है ब्रिटेन के हिसाब से, पोएट लॉरिएट। तो वर्ड्सवर्थ किनके बाद ये पोस्ट मिला था? रॉबर्ट साउथी के बाद 1843 में। इस पॉइंट को भी मैं याद करवाने वाला हूँ ट्रिक के माध्यम से, बस वेट करो थोड़ी देर। यहाँ पर फिर क्या बोल रहा है जरा देखते हैं। यहाँ बोल रहा है द प्रेल्यूड वॉज स्टार्टेड इन 1799, कंप्लीटेड इन 1805 बट पब्लिश्ड पोस्टमसली। अब प्रेल्यूड जो लिखा गया, जो भूमिका लिखी गई है ना, इसके विषय में भी कह रहा है कि ये शुरुआत किए थे लिखने के लिए। मतलब देखो प्रेल्यूड में 2-3 पन्ने लिखे जाते हैं हार्डली, ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। ये प्रेल्यूड को इतना ज़्यादा विस्तार में लिख दिया कि एक तरह से ये किताब ही बन गई, है ना। तो ये 1799 में स्टार्ट किए थे लिखने के लिए और कंप्लीट किए थे 1805 में। इस ईयर को भी एकदम बखूबी मैं याद करवाने वाला हूँ, लेकिन आपका काम है उस टेस्ट को 4-5 बार लगाने का, कम से कम 5-10 बार लगा दोगे ना, और एक तो मैं ट्रिक बता दूंगा यहाँ पर, तो आप आसानी से उसको याद कर लोगे और इसके बेस्ट पर एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिस नहीं होगा। बात करते हैं यहाँ पर इसके बारे में, प्रेल्यूड के बारे में कह रहा है इट रिकॉर्ड्स वर्ड्सवर्थ मेंटल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ फ्रॉम चाइल्डहुड टू मैच्योरिटी। अब प्रेल्यूड में क्या लिखे हैं? प्रेल्यूड का मतलब ये होता है स्टार्टिंग वाला हिस्सा, है ना। तो स्टार्टिंग वाला हिस्सा ही ये लिखे हैं, मेंटल स्पिरिचुअल ग्रोथ और चाइल्डहुड से लेकर के मैच्योरिटी तक, यानी कि ऑटोबायोग्राफी एक तरीके से लिखे हैं, है ना। तो सिंपल सी बात है। इसके बारे में अगर मैं बोलूं कि इनके जो मानसिक है, आध्यात्मिक विकास है, फिर बचपन से लेकर के इसकी मैच्योरिटी तक, ये कहाँ पर लिखे हैं? प्रेल्यूड में लिखे हैं। ठीक है। तो अगर नाम शब्द को भी अगर कैच कर पाए ना, तो इसके शब्दों में ही ये सारा पॉइंट आपको पता चल रहा होगा, है ना, कि किसी का भी जो ग्रोथ वाला पार्ट होता है वो किसी भी बुक के स्टार्टिंग में ही लिखेगा, प्रेल्यूड में ही लिखेगा। तो इस तरीके से कनेक्ट कर पाओगे। चाइल्डहुड वाली बात, चाइल्डहुड से लेकर के मैच्योरिटी वाली बात, ये कहाँ लिखे होंगे? प्रेल्यूड में लिखे होंगे। तो थोड़ा सा भी अगर आप अपना कॉमन सेंस लगाओगे तो ये सारे पॉइंट को याद रखना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, है ना। फिर यहाँ बोल रहा है ही विजिटेड फ्रांस ट्वाइस इन
1790 और 1791 में 2 बार ये गए थे फ्रांस, और बाद में फिर 1802 में अपनी सिस्टर डोरोथी के साथ ये पुनः गए थे। ठीक है, तो ये वाला ईयर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वैसे भी इनकी रचना जो हुई थी फ्रांस में, उसका जब ईयर देखेंगे 1793 को जब देखेंगे तो वहाँ पर आप आसानी से जान जाओगे कि अच्छा ये फ्रांस में जा कर के लिखे थे, 1793 में एक रचना किए थे, तो अब सी बात है कि उसी के इर्द गिर्द आने की 1790 और 1791 में ही वहाँ पर गए होंगे, है ना। तो इस तरीके से सारे सीक्वेंस को आप ध्यान में रख पाओगे ईयर से रिलेटेड। बात करते हैं यहाँ पर क्या, यहाँ बोल रहा है इन ऑर्लिन्स ही फेल इन लव विथ मैरी एन वोलन, है ना, एनेटे, एंड दे आर सेड टू हैव हैड अ डॉटर नेम्ड एनी कैरोलिन। अब देखो एक दूसरा अफेयर भी इनका निकल पड़ा यहाँ पर, है ना। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये जब गए फ्रांस गए तो वहाँ पर ऑर्लिन्स नाम के एक शहर है। अब वहाँ क्या हुआ कि ऑर्लिन्स में जो आपके एनेटे, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है मैरी एन वोलन, है ना, इनसे इनका थोड़ा सा प्यार हो गया, और वो क्या हुआ कि इनकी एक बेटी भी थी इनसे, जिसका नाम था एनी कैरोलिन, है ना। तो एनी कैरोलिन इसकी बेटी का नाम था, और देखो किस तरीके से प्यार व्यार हुआ था। अब बात करते हैं यहाँ पर अच्छा 1802 में देखे थे मैरी हचिनसन से ये शादी की, है ना, तो उसको भी देखेंगे, याद करेंगे। और फिर अगला पॉइंट है यहाँ पर ड्यूरिंग हीज स्टे इन फ्रांस, फ्रांस के ठहरने के दरमियान में क्या हुआ, ही कंपोज्ड मच ऑफ हीज वर्क डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। तो मैं बताया था ना, स्केचेस मतलब कि अपनी वाली के स्केच बनाओगे, ऐसा आपने उसको वर्ड्स दिया, यानी कि प्रॉमिस किया, तो वर्ड्स से ध्यान रखना था स्केचेस। तो ये लिखे हैं 1793 में, इस ईयर को भी याद कराऊंगा। और ये कहाँ किए थे, फ्रांस में स्टे के दरमियान किए थे, है ना। जब इंसान को वैसे भी प्यार हो जाता है ना, तो बड़ा शेर व शायरी निकलने लगता है ना, और बहुत बड़ा कवि भी बन जाते हैं कई लोग। तो इसी यही हाल हुआ, जब ये प्यार में पड़े होंगे तो ये वाला लिख दिए होंगे, है ना। बात करते हैं यहाँ पर ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय विलियम गॉडविन्स पॉलिटिकल जस्टिस। यहाँ पर ये कह रहा है क्या कि जो विलियम गॉडविन थे, एक बहुत बड़े पॉलिटिशियंस हुए थे फ्रांस में, तो उसके पॉलिटिकल जस्टिस से काफ़ी ज़्यादा वो प्रभावित हुए थे। मतलब कि उनकी जो आरंभिक राजनीतिक सोच है, और जिसमें उदारवाद है, यानी कि लिबरल जो होते हैं ना, और फिर जो सामाजिक न्याय है, उसकी झलक इसी का ही परिणाम है। विलियम गॉडविन्स के पॉलिटिकल जस्टिस से क्या इन्फ्लुएंस हुए थे, है ना। तो ये सारे बस एक्स्ट्रा पॉइंट हैं, मतलब इसको ध्यान में रखने की कोशिश कर सकते हो, और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप ये नोट्स को फॉलो कर सकते हो। फिर आगे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, इनिशियली अ सपोर्टर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन ही ज्वाइंड द गिरोंडिस्ट्स मॉडरेट रिपब्लिकन्स। यहाँ पर कह रहा है क्या, जरा देखो, गिरोंडिस्ट जो थे वो मॉडरेट थे, है ना। तो मॉडरेट थे मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब उग्र टाइप के नहीं थे। मतलब कि प्रारंभ में, स्टार्टिंग में वो क्या करते थे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समर्थक भी हुए थे, है ना, और इसका साथ भी दिए थे। ठीक है, तो ये सारे एक्स्ट्रा पॉइंट हो गए। फिर आगे बोल रहा है, इसी के नीचे कह रहा है एक छोटा सा पॉइंट देखो, बट द एग्जीक्यूशन ऑफ लुई 16 एंड द राइज ऑफ नेपोलियन। वैसे भी फ्रांस का जब आप पढ़ोगे और हिस्ट्री पढ़ोगे तो ये सारे पॉइंट वैसे भी समझ में आ जाएगा आपको, है ना। डिसहार्टेंड हिम एंड एंडेड हिज रिवोल्यूशनरी जील। यहाँ पर बोल रहा है कि स्टार्टिंग में क्या हुआ कि लुई 16 जो एक राजा था, वहाँ का किंग था, है ना, उसका जब वध हो जाता है और नेपोलियन का जब उदय हो जाता है, तो उसी से वो क्या करते हैं, निराश होकर के लास्ट में उनका जो क्रांतिकारी जील है, यानी कि उसका जो उत्साह है, उसका अंत हो जाता है, और सोचते हैं कि नहीं, पॉलिटिक्स से मुझे थोड़े से दूरी बनाना चाहिए। लेटर ही बिकेम एसोसिएटेड विथ द टॉरी ग्रुप, और बाद में वो टॉरी समूह से जुड़ जाते हैं। टॉरी एक ऐसा ग्रुप होता है जो बिल्कुल ही परंपरागत चीज़ के बारे में सोचते हैं, रूढ़िवादी चीज़ों को सोचते हैं, है ना। तो रूढ़िवादी विचारों को ये बाद में अपना लेते हैं, ठीक है। और जो इसके ये तो अलग टाइप के आदमी थे, एकदम रिवोल्यूशनरी टाइप के, क्रांतिकारी टाइप के आदमी थे। कौन? आपके विलियम वर्ड्सवर्थ। लेकिन बाद में जब लुई 16 की जब मृत्यु हो जाती है, वध हो जाता है, एग्जीक्यूशन हो जाता है ना, तो उसके बाद से वो छोड़ देते हैं पॉलिटिक्स को और इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं, टॉरी ग्रुप को। फिर यहाँ पर लिरिकल बैलेट्स के विषय में जरा देख लेते हैं, कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दे रखे हैं। लिरिकल बैलेट्स जिसकी रचना ये किए हैं 1798 में। इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें टोटल 23 पोएम्स हैं, ध्यान रखोगे। लिरिकल बैलेट्स में टोटल 23 पोएम्स हैं, 19 इनके खुद के हैं और 4 इनके मित्र कॉलरीज के हैं। तो ध्यान रखोगे 19, 4, 23 पोएम्स किस में है? लिरिकल बैलेट्स में। 19 ये खुद से लिखे हैं और 4 यानी कि कॉलरीज लिखे हैं, इनके फ्रेंड लिखे हैं, और मिल करके ये लिरिकल बैलेट्स को कंप्लीट किए हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर कह रहा है सेकंड एडिशन जो है इनके जो लिरिकल बैलेट्स का, ये आता है आपका 1800 में। एडेड द फेमस प्रीफेस वर्ड्सवर्थ पोएटिक मैनिफेस्टो, यानी कि जो प्रसिद्ध काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा है इनका प्रीफेस, है ना,
जो प्रस्तावना टाइप का ही प्रीफेस को कहते हैं। दूसरा संस्करण मतलब इस बुक का आता है 1800 ईस्वी में, इसको ध्यान रखोगे। फिर तीसरा एडिशन 1802 में आता है, और फिर यहाँ पर है अनदर एडिशन 1805 में आता है, वॉज ऑल्सो पब्लिश्ड। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। फिर आगे क्या है, द ईयर 1798 मार्क्स द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स विच सिग्नल्ड द राइज ऑफ रोमांटिसिज्म एंड द डिक्लाइन ऑफ क्लासिकल पोएट्री। अब यहाँ पर ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर कोशिश कर रहा है कि 1798 में जो लिरिकल बैलेट के जो प्रकाशन का वर्ष था, है ना, जिसमें रोमांटिसिज्म का उदय होता है और क्लासिकल कविता के पतन का थोड़ा सा संकेत होता है, क्लासिकल पोएट्री का। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। बाकी हम अब देखेंगे टिंटन एबे जो है, इसकी समरी को देखेंगे, जो हमारे सिलेबस में इनकी पोएम को पढ़ने हैं, इसके समरी को देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, और सेकेंड पार्ट में वर्ड बाय वर्ड और सारे स्टैंजा को बहुत ही डिटेल में समझेंगे, उसके बेस पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं जरा, टिंटन एबे इज वन ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ मोस्ट सेलिब्रेटेड पोएम्स। इसका क्या अर्थ निकला? इसका अर्थ निकलता है टिंटन एबे का कि विलियम वर्ड्सवर्थ के मोस्ट सेलिब्रेटेड पोएम्स हैं, यानी कि सबसे जो प्रसिद्ध कविताओं में से एक रहा है इनका टिंटन एबे, जो हमारे सिलेबस के हिसाब से भी पढ़ने हैं। फिर आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है इट फर्स्ट अपीयर्ड इन लिरिकल बैलेट्स। लिरिकल बैलेट्स का ही पार्ट है, जो अभी लिरिकल बैलेट्स इतने कुछ देखे ना, उसका ही पार्ट रहा है आपका टिंटन जो एबे, इनके जो टाइटल है जो पोएम का, ये वाला। ठीक है, विथ द कंप्लीट टाइटल। अब जरा देखो, टिंटन एबे को जो हमें पढ़ने हैं, इसका कंप्लीट टाइटल क्या रहा था, यहाँ पर जरा देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतने लंबे इसके टाइटल थे, यानी कि लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे ऑन रिविजिटिंग द बैंक्स ऑफ द वाइड ड्यूरिंग अ टूर जुलाई 13, 1798। ये पूरा टाइटल ही था इनका, टिंटन एबे का। शॉर्ट में हम टिंटन एबे पढ़ते हैं अपने सिलेबस के हिसाब से। तो अगर कभी पूछ दिया आपके एग्जाम में कि बताओ निम्नलिखित में से क्या इसका कंप्लीट टाइटल था, इसको ध्यान में रखने की कोशिश करना। फिर कह रहा है वर्ड्सवर्थ हैड विजिटेड द बैंक्स ऑफ रिवर वाई। ये रिवर वाई का नाम है यहाँ पर, है ना, उसके किनारे पर ये गए थे कब, 1793 में, एंड रिटर्न अगेन इन 1798 आफ्टर 5 ईयर्स, मतलब 5 साल के बाद वहाँ पर क्या हुआ, वो वहाँ से लौटे। तो यहाँ पर कहने का मतलब कि इन 5 वर्षों के अंतराल में उनके जो अनुभव है और फिर जो सोच है वो काफ़ी ज़्यादा गहरी हो जाती है ना, और पहले दौर के तुलना में अब उनकी जो दृष्टि है बहुत ही ज़्यादा मतलब दार्शनिक हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा ये मैच्योर हो जाते हैं इन 5 सालों में। तो ये सारे एक्स्ट्रा पॉइंट हैं टिंटन एबे से रिलेटेड। बात कर, अच्छा टिंटन एबे क्या है, ये एक जगह का नाम है जहाँ जा करके पोइट्री की रचना किए हैं। काफ़ी ज़्यादा वहाँ के उस स्थान से प्रभावित होकर के, वहाँ की सुंदरता से प्रभावित होकर के क्या करते हैं, पोइट्री की रचना कर देते हैं। ये जगह का नाम है बेसिकली। ठीक है, अब बात करते हैं कि मेन फीचर ऑफ द पोएम, यानी टिंटन एबे के मेन फीचर्स क्या क्या हैं, जरा देख लेते हैं। यहाँ बोल रहा है डिस्क्रिप्शन ऑफ द सीन। द पोएम बिगिंस विथ अ विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ द काम एंड ब्यूटीफुल नेचुरल सराउंडिंग्स नियर टिंटन एबे। यहाँ पर बोल रहा है कि कविता की जो शुरुआत है वो शांत और सुंदर प्राकृतिक परिवेश के एक तरीके से विविड का मतलब एकदम जीवंत वर्णन से होती है ये कविता की शुरुआत। ठीक है, और अगला बोल रहा है कि मेमोरी एंड कंसोलेशन, यानी वर्ड्सवर्थ रिकॉल्स हाउ द मेमोरी ऑफ दिस लैंडस्केप गेव हिम पीस एंड स्ट्रेंथ ड्यूरिंग मोमेंट्स ऑफ ट्रबल एंड डिस्ट्रेस। अब यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कि मेमोरी एंड कंसोलेशन का मतलब कि वो किन चीज़ों को याद करते हुए इस पोएम की रचना करते हैं टिंटन एबे की। तो यहाँ पर ये सिंपल सी बात ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वर्ड्सवर्थ याद करते हैं कि ये जो प्राकृतिक दृश्य है ना, इसकी जो मेमोरी है उसने उनके कठिनाई और दुख के क्षणों में उनको काफ़ी ज़्यादा शांति और शक्ति दिया था, है ना। तो इसी वजह से ये क्या करते हैं, लिखते हैं याद करते हुए टिंटन एबे की रचना करते हैं। फिर आगे कह रहा है यहाँ पर चेंजिंग रिलेशनशिप विथ नेचर। अब देखो आप लोग को लग रहा होगा कि सर इतना लेंदी नोट्स क्यों है। ये लेंदी नोट्स इसलिए है ताकि आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको देखते जाओ साथ साथ में, है ना। अदरवाइज अगर आप इसको ऊपर से भी देखोगे तो आपके प्री तो वैसे भी क्लियर हो जाने हैं। ठीक है, तो ये सारे जो पॉइंट वाइज करके मैं लिखा हूँ ना पूरा नोट्स, ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, तो दोनों तरीके से आपको देखते जाना है साथ साथ में। मेंस की तैयारी अलग से थोड़ी की जाती है अगर सिलेबस सेम ही है तो, है ना। तो फिर थर्ड पॉइंट है चेंजिंग रिलेशनशिप विथ नेचर। यहाँ पर बोल रहा है क्या कि
जब नेचर के साथ ये जुड़ जाते हैं तो इनका रिलेशनशिप किस तरीके से नेचर के साथ चेंज होता है, ज़रा देखो। इन यूथ ही लव्ड नेचर इन अ पैशनेट एंड सेंसुअस वे। अब यहाँ पर कह रहा है कि यूथ में यानी कि युवा अवस्था में प्रकृति को उत्साह और जो सेंसुअस वे का मतलब होता है कि इंद्रिय सुख की दृष्टि से प्रेम करते थे। गरीब भाई देखना कितना सुकून मिलता है ये दृश्य देख करके, ना, मतलब आंखों को भा जाने वाले के विषय में यहाँ पर कह रहा है। सेंसुअस कोई और मीनिंग नहीं है इसका, ठीक है। तो काफ़ी पैशनेट होकर के प्रकृति से प्रेम करते थे युवा अवस्था में। और इन मैच्योरिटी, युवा के बाद जब ये मैच्योरिटी अवस्था में पहुँचते हैं, हिज लव फॉर नेचर बिकम्स स्पिरिचुअल, थॉटफुल एंड फिलोसॉफिकल। यानी कि जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो उनका प्रेम जो है आध्यात्मिक हो जाता है, चिंतनशील हो जाता है और दार्शनिक भी एक तरीके से बन जाते हैं। किसको लेकर के? ये नेचर को लेकर के, है ना। तो यहाँ जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, इनका जो दृष्टिकोण है समय के साथ बदलता है, इसलिए यहाँ पर कह रहा है चेंजिंग रिलेशनशिप विथ नेचर, है ना। शारीरिक आकर्षण से पहले देखो सेंसुअस वे में प्रकृति को देखते थे, बाद में गहरी आध्यात्मिकता के बारे में यहाँ पर दे रखा है, फिलोसॉफिकल बन जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा थॉटफुल हो जाते हैं, ठीक है। तो किस तरीके से चेंजिंग हुआ है इनके रिलेशनशिप नेचर के साथ, ये बता रहा है। यूथ में अलग, मैच्योरिटी में अलग। फिर बोल रहा है नेचर एज टीचर। इनकी कविता को पढ़ के भी आपको पता चलेगा इन चीज़ों का कि जो नेचर है, ये जो प्रकृति है, ये हमारे शिक्षक से कम नहीं है ना। तो नेचर क्या क्या बन जाता है वर्ड्सवर्थ के लिए, विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए, इनके मदर की तरह इसको टीच करती हैं, है ना। फिर नर्स का भी काम कर रही हैं, है ना, जो लालन पालन करने वाली होती हैं, गार्जियन के तौर पे और मोरल टीचर के तौर पे प्रकृति से ये काफ़ी ज़्यादा जुड़ जाते हैं। प्रकृति को इन 4 माध्यम से ये क्या करते हैं, अपने शिक्षक के रूप में देखते हैं। स्पिरिचुअल विजन भी होता है इनका, यानी कि ही सीज अ डिवाइन स्पिरिट प्रेजेंट इन ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर विच यूनाइट्स मैन विथ द यूनिवर्स। यहाँ पर कह रहा है कि वो प्रकृति के हर वस्तु में एक दिव्य आत्मा को देखते हैं, है ना, जो कि मनुष्य को पूरे ब्रह्मांड से, पूरे यूनिवर्स से जोड़ने का काम करता है। यहाँ पर बोला एड्रेस टू डोरोथी, यानी कि उसकी बहन का नाम है ना, डोरोथी। यहाँ पर बोला इन द लेटर पार्ट ऑफ द पोएम, यानी कि कविता के अंत में वर्ड्सवर्थ टर्न्स टू हिज सिस्टर डोरोथी, यानी कि अपनी बहन डोरोथी को संबोधित करते हैं कविता के अंत में। अभी हम लोग कौन कविता देख रहे हैं? टिंटन एबे, है ना। उसके अंत में बता रहा है कि किसको ये मतलब संबोधित किसको कर रहे हैं? अपनी बहन डोरोथी को। ब्लेसिंग हर एंड एडवाइजिंग हर टू ऑलवेज स्टे क्लोज टू नेचर फॉर कंफर्ट एंड इंस्पिरेशन। और अंत में वो क्या कहते हैं? अपनी बहन को एक तरीके से सलाह देते हैं कि वो हमेशा प्रेरणा और सांत्वना के लिए प्रकृति के करीब बनी रहे, है ना। तो यहाँ पर जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, अपनी बहन को वही सुख और वही आध्यात्मिक शक्ति देने की कोशिश कर रहे हैं जो उन्हें स्वयं, मतलब खुद ही प्रकृति से मिली हुई है। समझ गए यहाँ तक? यहाँ पर फिलॉसफी ऑफ वर्ड्सवर्थ, इनका क्या फिलॉसफी है? द पोएम कंटेन्स हिज कंप्लीट फिलॉसफी, नेचर गिव्स जॉय, रिलीव्स सोरो, गाइड्स मोरल्स एंड रिवील्स द स्पिरिचुअल यूनिटी ऑफ लाइफ। यानी कि यहाँ पर कह रहे हैं कि जो कविता है वर्ड्सवर्थ की, यानी जो ये फर्स्ट वाली कविता है टिंटन एबे, इसमें पूरे फिलॉसफी को ये समेटे हुए एक तरीके से। प्रकृति आनंद देती है, दुख दूर करती है, नैतिक मार्गदर्शन देती है और जीवन की आध्यात्मिक एकता को भी प्रकट करती है। तो ये सारी बात ये कहाँ पर लिखे हैं? टिंटन एबे से पता चलता है, ठीक है। और फॉर्म एंड स्टाइल, मतलब किस फॉर्म और किस स्टाइल में लिखे हैं ये फर्स्ट पोएम को। द पोएम इज रिटन इन मैजेस्टिक ब्लैंक वर्स, ब्लैंक वर्स में लिखे हैं, है ना, ब्लैंक वर्स में लिखे हैं। और ब्लैंक वर्स क्या है क्या नहीं है मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पहले ही, है ना, मतलब लिटरेरी टर्म्स वाले टॉपिक के अंदर। मेकिंग इट अ ब्लेंड ऑफ पर्सनल लिरिक एंड ड्रामेटिक मेडिटेशन। यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो कविता है वो ब्लैंक वर्स में लिखी गई है और अपने व्यक्तिगत जो लिरिकल फॉर्म यानी कि संगीत के तौर पे लिखे हैं और गहन चिंतन का भी इसमें मिश्रण है। मैसेज और लर्निंग फ्रॉम द पोएम, इस पोएम से क्या मैसेज और क्या शिक्षाएं मिलती हैं? नेचर प्रोवाइड्स कंफर्ट इन सफरिंग एंड रिलीफ इन डिस्ट्रेस। यहाँ पर ये कह रहा है कि इस कविता से यानी टिंटन एबे से प्रकृति जो है वो दुख में सांत्वना भी देती है और कष्ट में राहत प्रदान करती है। इसका यही मीनिंग निकला। फिर है आवर व्यूज ऑफ नेचर चेंजेस विथ एज, यानी फ्रॉम फिजिकल डिलाइट टू स्पिरिचुअल विजडम। यहाँ पर कह रहा है कि उम्र के साथ हमारी दृष्टिकोण जो है प्रकृति को लेकर के बदल जाती है ना। कुछ अवस्था में क्या होता है? प्रकृति का आनंद पहले शारीरिक से होता है ना, बाद में आध्यात्मिक ज्ञान में बदल जाता है। इसी चीज़ को कह रहा है ना। बचपन और युवावस्था में हम प्रकृति को केवल किससे देखते हैं? इंद्रिय सुख से देखते हैं। जैसे जंगल गए तो मस्त एकदम खाए पिए मस्त, है ना, सारा वहाँ का बेर तोड़ के खाए, लेकिन बाद में पता चलता है कि नहीं, इस जंगल में बैठ करके मेडिटेशन भी कर सकते हैं। तो देख लो, पहले तो अपने जीव का था थोड़ा सा एकदम स्वाद के लिए हम प्रकृति से जुड़े थे, बाद में हम किससे जुड़ गए? एक तरीके से आध्यात्मिक तरीके से जुड़ गए, स्पिरिचुअल विजडम से जुड़ गए। तो इसी चीज़ के विषय में कह रहा है कि ये सारे मैसेज और लर्निंग्स में मिलती हैं इनकी पोएम से।
फिर और भी बहुत सारी शिक्षाएं हैं। नेचर रिवील्स अ डिवाइन प्रेजेंस दैट कनेक्ट्स ऑल लिविंग बींग्स। यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जो प्रकृति है वो एक दिव्य उपस्थिति को प्रकट करती है ना, जो सभी जीवित प्राणियों को कनेक्ट करती है, यानी कि जोड़ने का काम करती है। ट्रू पोएट्री लाइज इन द यूनियन ऑफ ह्यूमन इमोशंस विथ नेचुरल ब्यूटी। यहाँ पर कहने का मतलब है कि सच्ची कविता जो है वो मानव की भावना और फिर उसके प्राकृतिक सौंदर्य के मिलन में निहित है ना, दोनों के। तो ये सारे पॉइंट आप खुद से भी पढ़ सकते हो, जो आपके मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है। और चलो मैं बता ही देता हूँ, है ना, थोड़े से और ही सही लेट हो जाए। यहाँ पर दिया है वर्ड्सवर्थ हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ कंपेनियनशिप एंड मेमोरी एज सीन इन हिज टेंडर एड्रेस टू डोरोथी। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वर्ड्सवर्थ जो है वो संगति यानी अपनी बहन के साथ जो संगति है और फिर जो स्मृति यानी कि जो याद है उसके महत्व को रेखांकित करते हैं अपने पोएम में, ठीक है। और फिर क्या होता है कि जैसे कि उनकी बहन है डोरोथी, है ना, उसको दिए गए जो स्नेहपूर्वक जो संबोधन है वो भी दिखाई देता है इनके पोएट्री में। फिर बोल रहा है द पोएम ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द रोमांटिक बिलीफ दैट नेचर इज ए लिविंग मोरल एंड स्पिरिचुअल पावर। यहाँ पर बता रहा है कि कविता जो है इनकी ये रोमांटिक जो मूवमेंट हुआ था उसके विश्वास को भी दर्शाती है और प्रकृति का एक जीवंत और नैतिक और आध्यात्मिक शक्ति है, इस चीज़ को भी बताने की वहाँ पर कोशिश करे हैं। शॉर्ट में अगर बात करें तो क्या है यहाँ पर है कि टिंटन एबे इज़ नॉट जस्ट ए लैंडस्केप पोएम। यहाँ पर कह रहे हैं कि टिंटन एबे सिर्फ एक दृश्य वाली कविता नहीं है ताकि बस आपको इमेजिन करवा दे। इट इज़ अ स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी इन वर्स, यानी कि काव्य रूप में एक आध्यात्मिक आत्मकथा भी है। इट ब्यूटीफुली कैप्चर्स वर्ड्सवर्थ पर्सनल ग्रोथ, हिज फिलोसफी ऑफ नेचर एंड द रोमांटिक स्पिरिट एंड डिफाइंड एन एंटायर लिटरेरी मूवमेंट। यहाँ पर कह रहे हैं क्या, कह रहे हैं कि इट ब्यूटीफुली कैप्चर्स, यानी कि इससे ये पता चलता है कि ये जो कविता है इनकी टिंटन एबे है ना, टिंटन एबे जो कविता है वो व्यक्तिगत विकास से उनके प्रकृति दर्शन और फिर जो कह सकते हो रोमांटिक भावना को सुंदरता से प्रस्तुत करने की कोशिश करी है, जिसने पूरे लिटरेरी मूवमेंट को एक तरीके से डिफाइन किया हुआ है, परिभाषित किया हुआ है, ठीक है। तो ये सारी बात आप समझ पाए। फिर बात करते हैं इनके सेकंड पोएम के विषय में, इसके समरी और एनालिसिस के बारे में। द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, इसके समरी और एनालिसिस देखेंगे। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस इज ए सोनेट बाय विलियम वर्ड्सवर्थ रिटन अराउंड 1802 एंड पब्लिश्ड इन 1807। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो कविता है वर्ड्सवर्थ की ये वाले टाइटल के अंदर है ना, इनकी जो महत्वपूर्ण मतलब जितने सारे इनकी रचनाएं हैं उसमें से महत्वपूर्ण रचनाओं में से मतलब एक है, ठीक है, जिसमें उन्होंने क्या किया है, आधुनिक समाज की समस्याओं पर अपनी चिंता को भी व्यक्त करे हैं। तो ये सारी बातें हैं। फिर बोला इट इज़ अ पावरफुल critic of materialism and the way industrial society has distanced people from नेचर। यहाँ पर बोल रहा है कि इस कविता में जो भौतिकवाद है उसकी कड़ी आलोचना करे हैं, है ना। और ये पोएम बताती है कि औद्योगिक समाज ने मनुष्य को प्रकृति से कैसे दूर करके रखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ, यानी कि वर्ड्सवर्थ के अनुसार पीपल आर ऑब्सेस्ड विथ गेटिंग एंड स्पेंडिंग, यानी कि लोग कमाने और खर्च करने में इतना ज़्यादा मगन है, वेस्टिंग देयर एनर्जी इन परस्यूट ऑफ मनी एंड मटेरियल पोसेशंस। यहाँ पर कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा वो व्यस्त हैं कमाने और खर्च करने में कि अपना सारा जीवन धन और भौतिक वस्तुओं की दौड़ में बर्बाद कर देते हैं, है ना। फिर आगे क्या कह रहा है, इन दिस ब्लाइंड रेस फॉर वेल्थ दे हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू अप्रिसिएट द ब्यूटी एंड स्पिरिचुअल पावर ऑफ नेचर। यहाँ पर कह रहे हैं क्या कि ये जो अंधी दौड़ है ना, धन कमाने की जो अंधी दौड़ है, इसमें लोग प्रकृति की सुंदरता और उसकी आध्यात्मिक शक्ति को समझने और सराहने की क्षमता को खो चुके हैं, एक तरीके से ब्लाइंड हो चुके हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं मेन फीचर्स ऑफ पोएम। तो यहाँ पर है कंडेमनेशन ऑफ मटेरियलिज्म, तो ये इस चीज़ को मैं समझा ही दिया अभी, है ना। यहाँ पर कह रहे हैं कि द पोएट क्रिटिसाइजेस मैनकाइंड फॉर एक्सचेंजिंग द सोल्स हायर जॉयस फॉर मटीरियल गेन। यहाँ पर कह रहे हैं कि कवि जो है वो मानवता की एक तरीके से आलोचना करते हैं कि लोग आत्मा के उच्च आनंद को भौतिक लाभ के लिए बेच रहे हैं, एक तरीके से, है ना, एक्सचेंज कर रहे हैं। लॉस ऑफ कनेक्शन विथ नेचर, पीपल हैव बिकम इनसेंसिटिव टू द ब्यूटी ऑफ द सी, द विंड्स एंड द मून। यहाँ पर ये बोल रहे हैं क्या कि लोग समुद्र की, हवाओं की और चांद की जो सुंदरता है उसके प्रति संवेदनशीलता को खो चुके हैं, ठीक है, इनसेंसिटिव हो चुके हैं। फिर यहाँ पर बोल रहा है रोमांटिक आइडियल है यहाँ पर, है ना, इसमें रोमांटिक दिखाया गया कि वर्ड्सवर्थ वैल्यूज नेचर ओवर वर्ल्डली सक्सेस
अ हॉल मार्क ऑफ रोमांटिक पोएट्री। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वर्ड्सवर्थ प्रकृति को सांसारिक सफलता से अधिक महत्व देते हैं, जो रोमांटिक कविता की प्रमुख विशेषता होती है। विश टू बी अ पैगन, पैगन का मतलब क्या होता है समझेंगे जरा यहाँ पर। पैगन का मतलब होता है एक तरीके से जो मूर्ति पूजक होते हैं, खास करके हिंदुओं के विषय में ये कहे हैं, है ना। विश टू बी अ पैगन यानी कि मूर्ति पूजक होते, ऐसा वो विश्वास करते हैं। आउट ऑफ डेस्पेयर यानी कि निराशा में कवि कहते हैं क्या, द पोएट डिक्लेयर्स ही वुड रादर बी अ पैगन, यानी कि अच्छा होता कि वो पुराने प्रकृति के जो देवी देवता होते हैं उसकी पूजा करने वाले होते, पैगन होते यानी कि मूर्ति पूजक होते। who worships old gods of nature so that he may feel spiritually connected to the natural world। लगता है कि इंडिया से ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है ये, है ना। ऐसा कहीं सॉलिड प्रूफ नहीं है, लेकिन लगता है मूर्ति पूजक के विषय में बात की, इसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो मूर्ति पूजक होना ज़्यादा पसंद करते हैं ताकि वो प्रकृति से आत्मिक संबंध को महसूस कर पाते, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ गए। फिर क्लासिकल अल्यूजन्स, इसमें ये बताया गया है कि ही रेफर्स टू द सी गॉड्स प्रोट्यूस एंड ट्राइटोन सिम्बोलाइजिंग, मतलब ये दोनों जो है ना, ये दोनों जो हैं वो एक तरीके से पौराणिक जो देवता हैं इनके कंट्री के हिसाब से वो सारे हैं। सिम्बोलाइजिंग अ वर्ल्ड अलाइव विथ डिवाइन प्रेजेंस अनलाइक द स्पिरिचुअली बैरन मॉडर्न वर्ल्ड। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो ये सारे देवता हैं, प्रोट्यूस हैं और आपके ट्राइटोन हैं, इसका ये उल्लेख करते हैं अपनी कविता में, जो कि दिव्य उपस्थिति से भरी एक जीवंत दुनिया का भी प्रतीक है और जो आधुनिक आध्यात्मिक रूप से खाली दुनिया से बिल्कुल ही अलग हैं, ठीक है। खाली दुनिया मतलब ये बैरन, है ना। फिर आगे बढ़ा कि फॉर्म, किस फॉर्म में इसको लिखे हैं, तो इट इज़ या पेट्रार्कन सोनेट, तो इस चीज़ को ध्यान में रखने की कोशिश करना, जिसको इटालियन सोनेट भी कहते हैं ये वाली कविता को, जिसमें लिखे हैं विथ द राइम स्कीम। जिसमें राइम स्कीम क्या है तो मैं आपको याद करवा दिया था, पेट्रार्कन सोनेट और इटालियन सोनेट, है ना, और जो आपका मिल्टॉनिक सोनेट होते हैं, ठीक है। तो उसका मैं आपको याद करवा दिया था, अब्बा अब्बा सी डी ई, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखने की कोशिश करना, इसी पैटर्न में ये लिखे हैं। मैसेज इससे क्या मिलता है, आप इसको पढ़ सकते हो आराम से, जब मैं कविता पढ़ाऊंगा तो और अच्छे से समझ जाओगे। बाकी ये सब आपको बताया गया है मेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर इसके ट्रिक के विषय, सॉरी, यहाँ पर है कि इनका जो जन्म हुआ था 1770 में, कैसे याद रखोगे, तो ज़रा देखो यहाँ पर कैसे याद रखोगे कि जितने सारे वर्ड्स वर्दी हैं, जितने सारे वर्ड्स वर्थ हैं, है ना, जितने सारे वर्ड्स वर्थ हैं, वर्थ मतलब जितने सारे वर्ड्स जो कीमती शब्द होते हैं, वर्ड्स जो हैं वर्थ हैं, उस पर आप टिक लगा दो, उस पर आप क्या करो, टिक्स लगा दो, क्या करो, टिक्स लगा दो। तो जितने सारे वर्ड्स वर्थी हैं, जितने सारे वर्ड्स वर्दी हैं, सब पर आप टिक लगाते हो कि नहीं लगाते हो, कि हाँ भैया ये एग्जाम में पूछ सकता है। तो वर्ड्स वर्दी, वर्ड्स वर्थ का जन्म कब हुआ था, सब पर टिक्स लगाना है। टिक्स को डिकोड करो, आई कैंसिल, है ना, और यहाँ पर देखो अब क्या हो जाता है, टी का मतलब 1, सी का मतलब 7 और के का मतलब भी 7 और एस का मतलब हो जाता है 0। तो 1770 में वर्ड्सवर्थ का जन्म हुआ था। तो कौन सारे वर्ड्स पर आप टिक्स लगा रहे थे, जो वर्ड्स आपके वर्दी थे, तो वर्ड्स वर्दी पर टिक्स लगा रहे थे, टिक्स से हो गया 1770, ठीक है। तो 1770 में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु की बात करते हैं यहाँ पर 1850 में। सिंपल सी बात है कि इनकी मृत्यु प्लूरसी नामक बीमारी से हो जाती है 80 वर्ष के आयु में, है ना, इस चीज़ को हम देख चुके हैं, है ना। और ग्रासमेयर चर्च यार्ड में इनको दफनाया गया, इस चीज़ को भी ध्यान में रखने की कोशिश करना। लेकिन बात करते हैं कि 1850 में ये मरे हैं, इस ईयर को कैसे याद रखा जाए। तो जन्म का 1770 भी याद रख लोगे, मृत्यु का 1850 में, तो जो भी घटनाएं घटी हैं इसी से रिलेटेड घटी हैं, है ना। तो बाकी को क्या करूंगा, लास्ट वाला 2 डिजिट ही याद करवाऊंगा, बस जन्म और मृत्यु का यहाँ पर दोनों याद करवा देता हूँ। यहाँ पर बोला टीवी और लेजी, यहाँ पर क्या बोला है, टीवी और लेजी, यानी कि टीवी लेजी, बहुत ज़्यादा टीवी देखने वाला का वर्थ वैसे भी तो होता ही नहीं है ना, कीमती तो होता ही नहीं वो, है ना, वो इतना ज़्यादा लेजी हो जाता है कि आखिरकार उसकी मौत हो जाती है। तो ध्यान रखोगे, टीवी देखने वाला जो हमेशा टीवी देखता है वो काफ़ी ज़्यादा लेजी हो जाता है, और है ना, और उसका वर्थ तो वैसे भी नहीं रहता, है ना। घर में लोग बोलते हैं अरे यार दिन भर बैठ के बस टीवी देखते रहता है ना, तो टीवी देखने वाला इतना ज़्यादा लेजी हो जाता है कि उसका वर्थ ही खत्म हो जाता है। तो वर्थ से आप ध्यान रखोगे, विलियम वर्ड्सवर्थ, है ना। और टीवी देखते देखते इतना ज़्यादा लेजी हो जाता है कि इसकी लास्ट में मृत्यु हो जाती है। तो टीवी और लेजी इसके मृत्यु का क्या है, कोड है। तो इसको डिकोड करते हैं, टी का मतलब 1, वी का मतलब 8, एल का मतलब 5 और ए कट जाएगा, वाई कटेगा, जेड का मतलब 0। तो 1850 हो गया, 1850 आप याद रख पाओगे। फिर बोला है पोएट लॉरियट, इसको कब मिली थी, 1843 में। कैसे ध्यान रखोगे,
तो ऐसे ध्यान रखो कि जब इन, एक तो मैं आपको पहले बता दिया हूँ नोट्स में कि जब इनको पोएट लॉरिएट घोषित किया गया था तो ये अनिच्छुक थे, ये उस पद को नहीं ग्रहण करना चाहते थे, है ना, नहीं ग्रहण करना चाहते थे। तो जब इनको पोएट लॉरिएट की जब घोषणा हुई, है ना, इसको एक सम्मान दिया गया, तो क्या हुआ कि ये आराम से उस समय घर पर बैठे थे, आराम से, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, अरे यार मिले या ना मिले क्या फर्क पड़ता है, तो लेने के वैसे भी इच्छुक नहीं थे। तो आराम से कब बैठे थे, जब इनको कविता सम्मान दिया गया, पोएट लॉरिएट घोषित किया गया। तो जब इनको पोएट लॉरिएट घोषित किया गया तब ये आराम से बैठे थे घर में। तो आराम से रिकॉर्ड करो, ए कट गया, ए कट गया, आर का मतलब 4 और एम का मतलब 3, यानी कि 1843 में। 1743 तो नहीं हो सकता क्योंकि 1770 में इनका जन्म ही हुआ था, तो अभी ऐसी बात है 43 का मतलब 1843, ठीक है। फिर बात करते हैं कि को ऑथर्ड लिरिकल बैलेट्स, इसका जिक्र मैं कर चुका हूँ। लिरिकल बैलेट्स को अपने दोस्त कॉलरिज के साथ मिलकर के लिखे हैं, है ना, जिसमें 19 इनके खुद के हैं, 4 इनके मित्र कॉलरिज के हैं पोएम। तो बात करते हैं कि लिरिकल बैलेट्स को को ऑथर किए हैं, यानी कि साथ में मिलकर के, किसके साथ, अपने मित्र कॉलरिज के साथ। क्यों, दूसरे के साथ आप कैसे मिलकर के कोई कविता लिख सकते हो, क्योंकि वो आपका बीएफ होता है, बेस्ट फ्रेंड होता है। बीएफ यानी बेस्ट फ्रेंड, बी मतलब बेस्ट, एफ मतलब फ्रेंड। तो वो कॉलरिज जो थे इनके बीएफ थे, यानी बेस्ट फ्रेंड थे, इसलिए को ऑथर्ड किए लिरिकल बैलेट्स से। तो बीएफ को डिकोड करो, बी का मतलब 9 और एफ का मतलब 8, तो 98 यानी कि 1798 में लिखे थे लिरिकल बैलेट्स को। ध्यान में रखोगे, ध्यान में रखना होगा, इसके लिए अलग से टेस्ट बना दूंगा, आप आसानी से कर पाओगे। फिर बोला है 1787 में ज्वाइन किए थे सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज। कैसे ध्यान रखोगे कि जब ये कॉलेज गए ना सबसे पहली बार, तो कॉलेज में आपके वाइस चांसलर होते हैं कि नहीं होते हैं। तो सबसे पहली बार सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज को ज्वाइन करने के बाद सबसे पहले किससे मिले, क्योंकि थे बहुत बड़े पोएट, है ना, स्टार्टिंग से ही थे, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वहाँ के वीसी से मिले, यानी कि वाइस चांसलर से मिले, है ना। किससे मिले, वाइस चांसलर, वीसी बोलते हैं ना शॉर्ट फॉर्म में। तो वीसी, वी का मतलब क्या, वी का मतलब 8 और सी का मतलब 7, यानी कि 87। तो 1787 में ये किससे मिले, मतलब कहाँ गए, सेंट जॉन्स कॉलेज गए। तो ये सारे ट्रिक को ध्यान में रखने की कोशिश करना। 1887 तो हो नहीं सकता क्योंकि 1850 में इनकी मृत्यु हो गई थी, तो बेस सी बात है 87 का मतलब 1787 ही होगा, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पर द होम एट ग्रासमेर पब्लिश्ड इन 1888। अब इनके मृत्यु के बाद इनकी क्या होती है, ये वाली पब्लिशिंग होती है इस किताब की, है ना, फर्स्ट किताब की इनके योजना के हिसाब से, द होम एट ग्रासमेर। तो इसका डिस्कस कर चुके हैं। कैसे याद रखोगे कि कब पब्लिश करी गई थी, तो ऐसे ध्यान में रखो कि जब इनकी मृत्यु हो गई, जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनके घर में ग्रास लगा दिए, ग्रास लगा दिए मतलब बहुत ज़्यादा घास फूस लगा दिए। कौन, एक इनके रिश्तेदार के फूफा जी थे, एज में इनसे कम ही थे मानो, ठीक है। तो फूफा जी क्या किए, इनके होम में ग्रास लगा दिए। तो ध्यान रखोगे, अगर पूछ देगा एग्जाम में द होम एट ग्रासमेर कब पब्लिश करी गई, तो ध्यान रखोगे अच्छा होम में ग्रास लगा दिए, कौन लगा दिए, विलियम वर्ड्सवर्थ के फूफा लगा दिए। तो फूफा को रिकॉर्ड करो, यू खत्म, ए खत्म, एफ का मतलब 8 और एफ का मतलब 8, यानी 88 1888 में, ठीक है। 1788 नहीं ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि इनके मरने के बाद इसको पब्लिश करी गई थी, तो मरने के बाद तो 1888 ही होगा, 1788 तो होगा नहीं, तो 1888 को ध्यान रख लोगे। फिर बोला द एक्सकर्सन वॉज बिगन इन 1802 एंड पब्लिश्ड इन 1814। कैसे ध्यान रखोगे, बहुत आसान है, जरा देखो बात करते हैं। यहाँ क्या बात करते हैं, सबसे पहली बात समझो कि यहाँ पर जो एक्सकर्सन होता है ना, एक्सकर्सन होता है, तो एक्सकर्सन का मतलब क्या होता है, एक्सकर्सन का मतलब होता है भ्रमण करना, कहीं पर घूमना, है ना। तो जब वो कभी भी एक्सकर्सन पर जाते थे, भ्रमण पर जाते थे, तो शुरुआत में वो सन देवता की पूजा करते थे, यानी कि सूर्य देवता की पूजा करते थे। कौन से देवता, सन देवता। तो जब भी शुरुआत करते थे किसी एक्सकर्सन का, यानी भ्रमण की शुरुआत करते थे, तो सन देवता की पूजा करके जाते थे घर से, ठीक है। और जब एक्सकर्सन खत्म हो जाता था, जब ये एक्सकर्सन खत्म हो जाता था, तो वो सारी चीज़ को कहाँ लिख देते थे, जो भी घूमते थे वो सारी चीज़ को अपने डायरी में लिख देते थे। तो ध्यान रखोगे, एक्सकर्सन से आपके दिमाग में आना चाहिए ईयर से रिलेटेड। अगर पूछ देगा कि कब ये शुरू किया गया और कब पब्लिश किया गया, तो एक्सकर्सन यानी कि भ्रमण, जब भी वर्ड्सवर्थ भ्रमण पर जाते थे तो सन देवता की पूजा करके जाते थे, और भ्रमण करने के बाद जो कुछ भी देखते थे वो अपने डायरी में लिख देते थे। तो समझ लो, ये शुरुआत है और ये खत्म है ना। तो शुरुआत की सन से और वहाँ पब्लिश हो गई डायरी से, है ना। तो यहाँ पर जरा देखो, डिकोड करो, यू खत्म, ए आई और वाई खत्म, एस का मतलब क्या 0 और एन का मतलब क्या 2। तो 1802 में क्या हो गया, इनकी शुरुआत हो गई, ठीक है। डायरी को डिकोड करो, डी का मतलब 1, आर का मतलब 4, है ना, और बाकी चीज़ तो कट गया, यानी 14। 1814 में ये क्या किए, डायरी में लिख दिए सब चीज़, मतलब एक्सकर्सन फिनिश करने के बाद, भ्रमण फिनिश करने के बाद
सब चीज़ लिख दिए कहाँ, डायरी में। डायरी को डिकोड किए तो हो गया 1814, ठीक है। तो पब्लिश वाला डेट भी आप याद रख सकते हो। बहुत आसान है यार, है ना। शुरू में आपको हो सकता है डिफिकल्ट लगे, लेकिन सारे कोड को याद रख लोगे ना तो एक भी ईयर याद रखना मुश्किल नहीं है, ठीक है। और ये वीडियो अगर बहुत लंबी लग रही है तो अब बीच की चीज़ों को जो मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया हूँ, है ना, जो बहुत वास्ट तरीके से एक नोट्स लिख दिया हूँ, जैसे फीचर्स लिख दिया हूँ उस पोएम के, वो सारे स्किप कर सकते हो, डायरेक्टली आप इस पर आ सकते हो। बात करते हैं कि वर्ड्सवर्थ मैरिड मैरी हचिंसन कब, 1802 में। तो कैसे ध्यान रखोगे, मैरी हचिंसन से ये मैरी किए, शादी किए, मैरी हचिंसन से ये मैरी किए यानी शादी किए, और हचिंसन के नाम में ही है लास्ट में सन, क्या है, सन। सन को डिकोड करो, एस का मतलब 0, वो तो कट जाएगा, और एन का मतलब 2, यानी कि 1802 में शादी किए, देख लो, है ना। तो नाम में ही हचिंसन के नाम में सन, सन का मतलब 1802, ध्यान रख सकते हो। 1702 तो नहीं होगा, नहीं होगा सर, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1770 में तो ये जन्म ही लिए थे, है ना, तो 1802 ही होगा। फिर बात करते हैं कि प्रेल्यूड वॉज स्टार्टेड, ये 1799 में प्रेल्यूड को लिखा गया और 1805 में कंप्लीट किया गया और पब्लिश किया गया, ठीक है। मतलब इनके मृत्यु के बाद पब्लिश किया गया, लेकिन 1805 में कंप्लीट हो गया। तो देखो, शुरुआत और ख़त्म, ये दो डेट को कैसे ध्यान में रखेंगे। तो प्रेल्यूड, प्रेल्यूड का मतलब होता है प्रस्तावना या फिर भूमिका। तो उसमें क्या लिखते हैं हम अक्सर अपने किताब में, लिखते हैं कि किनकी भूमिका रही है इस किताब को लिखने में, हमारी मदद करने में किनकी भूमिका रही है, ठीक है। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, अपने पापा का नाम भूमिका में अपने पापा का नाम मेंशन करते हैं, और विलियम वर्ड्सवर्थ के साले साहब ने भी इनको लिखने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित किए थे। तो उसमें वो अपनी भूमिका में बाद में शुरुआत में पापा का नाम, प्रील्यूड में अपने पापा का नाम देते हैं और अपने बाद में साले का नाम देते हैं। तो पहले पापा यानी शुरुआत पापा और लास्ट साले से होता है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं ये पापा से और कंप्लीट करते हैं ये साले के नाम से। तो ज़रा डिकोड करो, ए से ए सब कट गया, पी का मतलब 9 और पी का मतलब 9, यानी कि 1799 में, ठीक है। साले का नाम, साले को रिकॉर्ड करो, ए खत्म ई खत्म, एस का मतलब 0, एल का मतलब 5, यानी 0 5 यानी 1805 में क्या किए, इसको कंप्लीट किए। तो ये सारे पॉइंट याद रख पाए होंगे, उम्मीद है मुझे। फिर बोल रहा है क्या, ड्यूरिंग हिज स्टे इन फ्रांस ही कंपोज्ड मच ऑफ हिज वर्क डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, यानी इसका सबसे ज़्यादा पार्ट जो लिखे हैं वो फ्रांस में लिखे हैं, कब, 1793 में। कौन से, किसको, स्केच को, है ना, डिस्क्रिप्टिव स्केचेस को। कैसे याद रखोगे, तो यहाँ देखो, आप क्या करते थे बचपन में, छोटा भीम का स्केच करते थे, है ना, भीम का, छोटा भीम का, छोटे छोटे बच्चे नहीं देखते, जो छोटा भीम होता है, एक आपके कार्टून का नाम है। तो बच्चे क्या करते हैं, स्केच कर रहे हैं किसको, छोटा भीम को। तो भीम को डिकोड करो, ई और ई कट जाएगा, और एच अगर एस और सी के साथ होता है तब नहीं करता, है ना, लेकिन यहाँ पर बी के साथ है तो एच कट जाएगा, मतलब एच अकेला हो तो कट जाएगा, सी और एस के साथ नहीं करता। तो बच क्या आता है, बी, बी का मतलब 9 और एम का मतलब 3, यानी 1793 में ये क्या लिखते हैं, स्केचेस लिखते हैं, यानी डिस्क्रिप्टिव स्केचेस लिखते हैं। तो ये सारे याद हो रहे हैं, याद होने चाहिए। फिर बोला पोएम टिटन एबे को ये कब लिखे हैं, तो ये सारे पॉइंट मैं क्लियर कर दिया हूँ। ये लिखे हैं 1798 में। मैं आपको बता चुका था कि टिंटन एबे जो है वो किसका पार्ट है, तो ये लिरिकल बैलेड का पार्ट है। लिरिकल बैलेड को किसके साथ मिल करके लिखे हैं, अपने बेस्ट फ्रेंड कोलरिज के साथ मिल करके लिखे हैं, ठीक है, बेस्ट फ्रेंड के साथ लिखे हैं। तो बी एफ यानी 9, बी का मतलब 9 और एफ का मतलब हो जाता है आपका, एफ का मतलब 8, तो 98 यानी 1798 में ये टिंटन एबे वाली कविता को भी लिखते हैं, लिरिकल बैलेट्स। तो कुछ भी पूछ सकता है, लिरिकल बैलेट पूछे आप फिर टिंटन एबे कविता पूछे, तो 1798 को ध्यान रखोगे, बी एफ के साथ मिल करके लिखें तो 98 इसका कोड से डिकोड हो जाता है, ठीक है, 1798। फिर बात करते हैं अगला क्या, यहाँ पर है जो आखिरी कविता है इनका, द वर्ल्ड इज़ टू मच विथ अस, मतलब हमारे हिसाब जो हमारे सिलेबस के हिसाब से जो सेकंड पोएम पढ़ना है उसके बारे में। तो ज़रा देखो, ये क्या करते हैं, ये लिखते हैं 1802 में और पब्लिश करते हैं 1807 में। कैसे ध्यान रखोगे, ये लिखते हैं 1802 में क्योंकि बहुत छोटा सा सोनेट है ना, 14 लाइन का है भाई, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये लिख दिए होंगे। ऐसा तो नहीं कि शुरू किए होंगे फिर ख़त्म किए होंगे, 2-4 साल लगा होगा, ऐसा तो नहीं है, एक रात में भी लिखे होंगे, है ना। तो ये ऑब्वियस सी बात है, लिखे भी होंगे और ख़त्म भी किए होंगे, कब, 1802 में, लेकिन पब्लिश किए थे 1807 में। कैसे ध्यान रखोगे, जरा देखो, यहाँ पर क्या है कि जब आप दुनिया के साथ अति कर देते हो, इसका मीनिंग नहीं निकलता द वर्ल्ड इज़ टू मच विथ अस, कि दुनिया जो है, मतलब प्रकृति कह रही है एक तरीके से कि ये दुनिया हमारे साथ अति कर रही है ना। जब अति कर रही है तो प्रकृति का सबसे बड़ा जो देवता है वो कौन है, सूर्य है। तो सन देवता नाराज होकर के स्काई से क्या करते हैं, गोले बरसाने लगते हैं, आग के गोले बरसाने लगते हैं, क्योंकि द वर्ल्ड इज़ टू मच विथ अस, ये सन देवता कह रहे हैं, दिस वर्ल्ड इज़ टू मच विथ अस। इसलिए सन देवता क्या करते हैं, स्काई से
गोले बरसाने शुरू कर देते हैं आग के। और अभी आप देख रहे होगे ग्लोबल वार्मिंग किस तरीके से बढ़ रही है ना। तो सन है इसका कोड और स्काई है। तो सन को रिकॉर्ड करो, यू कट जाएगा, एस का मतलब 0 और एन का मतलब 2, यानी कि 1802 में ये लिखे थे। और स्काई, एस का मतलब 0, के का मतलब 7 और वाई तो वैसे कट जाएगा, है ना। तो 07 यानी 1807 में क्या किए, इसको पब्लिश किए। तो सारे पॉइंट यहाँ तक क्लियर है। मुझे उम्मीद है चीज़ों को सीख पाए होंगे। इसका टेस्ट आप लगा लेना, ठीक है। तो चलिए, आज भी मैं बहुत कुछ बता पाया और सिखा पाया, और आपका भी काम है भाई कि इस वीडियो को लाइक जरूर करना, ताकि मैं अगला वीडियो को जल्दी से बना पाऊँ आपके लिए। सारा नोट्स आपका रेडी है, सब कुछ रेडी है। अब यहाँ पर देखो, मुझे पोएम ही पढ़ाने हैं लाइन बाय लाइन, ठीक है। तो सेकंड वीडियो में दोनों पोएम को मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। तब तक इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के भी शेयर करो। तो चलिए, बहुत कुछ सिखाया, आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।